हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था उस पेपर का मैं पूरी आंसर की साथ में पूरा एनालिसिस बता रही हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से जो उठाए गए हैं या कौन सी बुक से इन्होंने लिए थे और कौन सा लेवल रहा है, ये भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज इस पेपर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। पूरी वीडियो अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको पता भी चले कि आगे आपको कैसे तैयारी करनी है। तो शुरू करें। हमारे यहाँ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे पास पेपर आया था उसमें कि सबसे आद्य प्रकार का अपरा है। तो विच इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा, यानी सबसे पुराना प्लेसेंटा कौन सा होता है। तो हमने जब भी ये है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, उसका ये क्वेश्चन है, यानी ये जो बीएससी लेवल का है क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा गया है। तो हमने अब इसमें पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के जो प्लेसेंटा हम पढ़ते हैं। एंडोथीलियोकोरियल पढ़ते हैं, हीमोकोरियल होता है, एक हीमो एंडोथीलियल होता है, एक एपीथीलियोकोरियल होता है, एक और एक सिनेस्मोडेस्मोकोरियल प्रकार का जो प्लेसेंटा पाया जाता है। तो सबसे पहला जो प्लेसेंटा होता है वो होता है एपीथीलियोकोरियल प्लेसेंटा होता है, जिसमें जो 6 के 6 बेरियर्स प्लेसेंटा और जो फीटस होता है उसके बीच में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको प्रिमिटिव प्रकार का जो प्लेसेंटा इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथैलेमस की क्षति से होता है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक है आपका हार्मोन्स वाला, उसमें से लिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं पूछा है। ये आपके एलन शीट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो हाइपोथैलेमस की जब क्षति हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस सीधी तरह से जो किससे, हार्मोन से संबंधित है। हार्मोन में हमें मुख्य रूप से इसमें रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं जो इन्हें और अन्य हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें पूछा है कि अग्र पिट्यूटरी हार्मोन की स्राव में वृद्धि होती है। नहीं, अग्र पिट्यूटरी हार्मोन जब क्षति हो जाएगी तो इसकी स्राव में वृद्धि नहीं होती है, हार्मोन के स्राव पर कोई असर नहीं हो, ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं कि प्रोलैक्टिन स्राव में वृद्धि या कमी कैसे होती है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा हमारे डोपामाइन हार्मोन निकलता है, और जो डोपामाइन हार्मोन होता है एक मातृत्व हार्मोन की तरह, खुशी हार्मोन की तरह काम करता है। तो जैसे ही बच्चे माँ के पास आता है या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर है वो तंत्रिका कोशिकाएं या उत्तेजित होती हैं। तो इसके कारण है जो कि हाइपो डोपामाइन हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन स्राव को वृद्धि या उसकी कमी करता है। तो हाइपोथैलेमस की जब क्षति हो जाएगी तो डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है उसकी जो बनना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो डोपामाइन हार्मोन है वही प्रोलैक्टिन हार्मोन को है कंट्रोल करता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन तो डोपामाइन हार्मोन जो बनता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनने से रोकता है। तो अगर इसकी क्षति हो जाती है तो डोपामाइन कम बनेगा और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन स्राव में वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन स्राव में इसमें वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में सम्मिलित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रगुही कोरक यानी सीलोब्लास्टूला। कभी भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी के जो टर्मिनल टेक्निकल वर्ड्स हैं, टर्मिनल वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आप हमेशा इंग्लिश में पढ़िए तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। दूसरा है सतही कोरक यानी सुपरफिशियल ब्लास्टूला, बिंब कोरक डिस्कोब्लास्टूला, घन कोरक यानी स्टीरियोब्लास्टूला। तो ये भी क्वेश्चन आपका एम्ब्रियोलॉजी का है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है, यानी बीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है ग्रेजुएशन में। तो आपको पता है कि जो सुपरफिशियल ब्लास्टुला होता है वो किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और डिस्कॉइल ब्लास्टुला होता है वो किस में पाया जाता है, एवीज वर्ग में या हैन या मुर्गी में, इनमें पाया जाता है। तो ये 2 आंसर से भी आप अपना मिला सकते थे कि बी में 4th आ जाएगा। ठीक है, तो बी में 4th वाला एक ही ऑप्शन है इसमें, तो 3rd आंसर इसका सही हो जाएगा, ए में इसमें 3rd हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, सीलोब्लास्टुला होता है वो एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है और स्टीरियोब्लास्टुला होता है वो सिनिडियंस में पाया जाता है। तो मैं आपको साथ में ये भी बता रही हूँ, मैंने आपको ये बताया भी है कि एलिमिनेट जो पावर होती है उसके द्वारा भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यानी आपको अगर 2 भी ऑप्शन पता थे तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला है, एम्फिऑक्सिस निम्न में देखा जाता है, यानी एम्ब्रियोलॉजी का ही क्वेश्चन है और वही बीएससी लेवल की जो बुक है उससे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है।
जब हम प्लास्टुला गैस्ट्रुला विद क्लीवेज ये जब पढ़ते हैं तो जो गैस्ट्रुलेशन जो होता है उसमें जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो मॉर्फोजेनिक जो मूवमेंट होता है उन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का ही एक प्रकार होता है एम्पिओक्सिस। तो जिसमें जैसे हम एपीबोली और इम्बोली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या है कि ये जो एम्पिओक्सिस क्या होता है, ये जो एपीबोलिक होती है, जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट एपीबोलिक होती है उसका ये एक संशोधित रूप होता है, एक प्रकार होता है। तो ये भी आपको बीएससी लेवल की बुक में मिल जाएगा। तो ये किस में देखी जाती है, मुख्य रूप से एनेलिड और मोलस्का में देखी जाती है, क्योंकि ये जो इसमें क्या होता है कि जो एक्टोडर्मल कोशिकाएं उनमें विभाजन और उनका प्रसार होता है, जिससे यॉक से भरी कोशिकाएं ऊपर फैलकर उनके ऊपर ढक लेती है। यानी जो कोशिकाएं जब ऐसे इनमें फैलती है तो ये यॉक से भरी कोशिकाएं इनके ऊपर आ जाती है और इसी के कारण इनमें जो निशान बनते हैं, मोलस्क जो मरोड्स बनती हैं वो इनके कारण बनती हैं। तो ये मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। और ये एनेलिड और मोलस्क जो है इनमें कौन सा विदलन पाया जाता है, आपको पता होगा, इनमें सर्पिल विदलन होता है। तो सर्पिल विदलन वाले प्राणियों में इसी तरह की जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है वो देखी जाती है। तो ये भी एमिरोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्रियों में लघु बीजाणु जनन या कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन डाइकोट साइटोकाइनेसिस जनरली। यानी डाइकोट जो प्लांट्स होती हैं उनमें जो है कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे प्रकार का होता है, तो ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी बीएससी लेवल पर दे रखी है उसका क्वेश्चन है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से उन्होंने पूछा है बीएससी लेवल की बुक से। इसका उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा समक्षणिक प्रकार या सिमुटेनियस टाइप प्रकार का जो है वो इसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है। जो मुख्य रूप से देखा होगा आपने कि जब आप पढ़ते हैं उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो डाइकोट और मोनोकोट्स दोनों में अलग अलग प्रकार का है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो जो समक्षणिक या सिमुटेनियस टाइप का प्रकार का होता है ये जो डाइकोट्स में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद जो कोशिका विधि है परिध कोशिका भित्ति वो कैसे इसमें है, वो परिधि से अंदर की ओर वृद्धि करती है, अंदर की ओर विकसित होती है। यानी दूसरे वाल का विकास होता है वो परिधि से अंदर की ओर होता है। इसी प्रकार को कैसे है, सिमुटेनियस टाइप प्रकार का कहते हैं। दूसरा इसमें होता है, ये दोनों कोई प्रकार नहीं होते। दूसरा होता है क्रमिक प्रकार, सक्सेसिव टाइप होता है जो कि मोनोकोट्स में पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है कि जो प्रथम और द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी फर्स्ट और सेकंड जो मियोसिस होता है इसमें दोनों के बाद में ये चीज़ होती है। यानी इसमें तो सेकंड के बाद ही होता है, सेकंड मियोसिस के बाद होती है सेल वाल फॉर्मेशन, लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों जो मियोसिस होते हैं उनके बाद में सेल वाल फॉर्मेशन होती है। इसके कारण ये प्रकार का सक्सेसिव टाइप है वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है, सिमुटेनियस टाइप है वो डाइकॉट्स में पाया जाता है। तो ये भी एक ही पौधों पर उपस्थित दो अलग अलग फूलों के बीच के परागण को या स्वपरागण को क्या कहते हैं, तो इसे गिटेनोगेमी कहते हैं। जैसे एक पुष्प है जिसमें एक प्लांट है जिसमें दो अलग अलग तरह के पुष्प में इन पुष्पों के बीच में जो पॉलिनेशन होता है इसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन का प्रकार है, इसे गिटेनोगेमी कहती हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हो तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है वो अच्छे से दे रखे हैं। दूसरा आपको एलन शीट है उसमें भी ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे को टीला ठूट परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका अमरूद हो जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग तकनीक होती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ठूट इसको जो प्लांट है उसको इस तरह से ठूट बना लिया जाता है, फिर इसके अंदर मिट्टी में दबाकर इसको पौधे को उगाया जाता है। तो ये एक तकनीक अमरूद में नहीं पाई जाती है, इन तीनों में होती है, गूसबेरी में होती है, जैस्मिन में होती है और एप्पल में होती है। इसमें कौन सी तकनीक पाई जाती है, इसमें वायुरोधी जो एयर लेयरिंग वाली तकनीक है उससे उगाया जाता है। ये आपको जो एलन सीट है उसमें आपको अच्छे से दे रखा है प्लांट रिप्रोडक्शन, जब आप पढ़ोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें इसको आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक भ्रूणता होती है एडेंटिव एम्ब्रियोनी अक्यूर्स फ्रॉम। ये भी जो प्लांट रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हैं तो आपको एलन शीट में भी ये मिल जाएगा, और आपने अगर बीएससी लेवल की बुक पढ़ी है उसमें भी मिल जाएगा कि ये बीएससी लेवल से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा आंसर है न्यूसीलस। यानी जो न्यूसीलस होता है उस और इंटेग्यूमेंट अध्यावरण और न्यूसीलस है उनके द्वारा जब किसी भी
नए संतति का विकास किया जाता है तो एडेंटिव एम्ब्रियोनिक्स को कहा जाता है। तो ये आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी। अगला क्वेश्चन है, एंटनी वैन ल्यूक ने बहुमूलता सर्वप्रथम बताई थी। तो ये सर्वप्रथम बहुमूलता उन्होंने 1719 में इन्होंने संतरे में बताई थी। मैंने आपसे बार बार में कहा है कि अगर आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसके एमसीक्यू जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले पेपर में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो वाला टॉपिक किसमें है? आपके इथोलॉजी में दिया हुआ है। तो इसमें है अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो इम्प्रिंटिंग हम जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ा होगा कि कैसी होती है, कि इम्प्रिंटिंग में ये इथोलॉजी का क्वेश्चन है, और इमो जो आप रीना माथुर वाली बुक पढ़ते हो उसमें आपको क्लियरली ये मिल जाएगा। यह स्थायी होता है, प्राय जीवन पर्यंत होता है, ये आपको पता है, क्योंकि जैसे कोई चूजा है, जिस भी माँ को जैसा वो अपने को देखता है वो उसी तरह को फॉलो करता है, और धीरे धीरे वो उन्हीं लक्षणों को सीख जाता है। तो ये स्थायी होते हैं, प्राय जीवन पर्यंत होते हैं। जैसे चिड़िया होती है जो चकोदाना मुंह में चुगना सिखाती है, मोर है वो नाचना सीखता है, ये सारे गुण किससे आते हैं? उनमें इम्प्रिंटिंग के कारण ही होती हैं। ये प्राणी के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। जीवन के आरंभिक काल में, सूक्ष्म संवेदी काल में ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चा जो फॉलो करता है वो सीखता है, इससे बाद में ये नहीं होता है। ये गलत है कि ये लैंगिक व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो मोर होता है, पिकॉक होता है, उसमें जो नर मोर है नाचता है, वो भी एक इम्प्रिंटिंग का उदाहरण है, क्योंकि वो बचपन से ऐसा सीखते हैं जिससे वो मादा को आकर्षित करते हैं। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश करती है तो इस स्थिति को कहा जाता है, इस स्थिति को मीजोगेमी कहा जाता है। जैसे आपने देखा हुआ कि जो ये हमारा अंडाशय होता है, ठीक है, ये अंडाशय जब होता है इसमें एक चैलेजा द्वार होता है, एक माइक्रोपाइल द्वार होता है। लेकिन जो जो पराग नलिका, जो पोलन ट्यूब आती है, वो ना तो यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है, अगर यहाँ इंटेग्यूमेंट से होकर प्रवेश करती है तो उसको क्या कहती है? मीजोगेमी कहते हैं। ये भी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वाला जो टॉपिक है आपका, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीएससी लेवल की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्विया में परागण का प्रकार है। जब आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो बीएससी लेवल पर, तब आपको मिल जाएगा एंटेमोफिली। एंटेमोफिली में ये इस तरह से सेल्विया में परागण का प्रकार जो दिखा रहा था, उसमें अलग अलग बता रखे हैं आपको बीएससी वाली बुक में कि कौन से में किस प्रकार का मिलता है। तो ये आपको इसमें भी मिल जाएगा। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा एलन शीट जाकर पढ़ोगे तो उसमें भी एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। तो ये सब में ये दे रखा है। यानी एंटेमोफिली कैसे हो गया? कीट परागण, यानी किससे होता है? इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। ये सारे नोट्स मैंने फ्रेंड्स बना रखे हैं। नासोनोव ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नासोनोव ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ये भी इथोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये आपको रीना माथुर वाली बुक में अच्छे से मिल जाएगा। श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, उनमें नासोनोव ग्रंथि पाई जाती है। ये जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा ये जो भोजन की पहचान करते हैं कि भोजन कहाँ पर है, इसके अलावा नई छत्ते की तलाश करते हैं, दिशा निर्देशन का काम करती है। इन सब के लिए ये जो ग्रंथि है ये एक फिरोमोन का श्रावण करती है। ये श्रमिक मधुमक्खियों में है, वर्कर हनीबी में ये पाई जाती है। व्यवहार के संबंध में कथनों को पढ़ना है, यानी बिहेवियर, ये भी इथोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया है, रीना माथुर वाली बुक में है। अधिगम से प्रतिक्रियाओं का लचीला प्रतिरूप बनता है। अधिगम प्रतिरूप सहज प्रतिरूपों की तरह ही नैसर्गिक हो सकते हैं। ये दोनों कथन सही है। तो इसमें है कि लर्निंग रिजल्ट इन फ्लेक्सिबल पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है, ये सही है, क्योंकि लर्निंग के द्वारा कई हम तरह तरह के जो पैटर्न्स हैं वो सीखते हैं, तो इसके लिए फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा है अधिगम प्रतिरूप सहज प्रतिरूपों की तरह नैसर्गिक हो सकते हैं। कई बार जो फिक्स पैटर्न होता है उसकी तरह भी जो होते हैं अधिगमित पैटर्न होते हैं वो नैसर्गिक यानी जन्मजात हो सकते हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्वाभाविकरण की ओर ले जाती है? लीडिंग टू हैबिचुएशन, हैबिचुएशन को बताती है। जैसे हैबिचुएशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं लेकिन अगर उससे हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है। जैसे कुत्ते के सांप को बार बार आप घंटी बजाते हो लेकिन सामने भोजन नहीं लाते हो तो उसकी जो लार है वो ऑटोमेटिक टपकने लगती है। लेकिन एक टाइम के बाद जब बार बार भोजन नहीं लाती हो तो उसकी जो लार है वो टपकना बंद हो जाती है। तो ये भी एक हैबिचुएशन उसकी होती है। तो समान उद्दीपन को बार बार संपर्क में आने के बाद प्रतिक्रिया का कम होना या बंद हो जाना ये होती है। द वेटिंग ऑफ ए रेस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू सेम स्टिमुलस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा मानक विचलन का गुणधर्म नहीं है? जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बारे में आपसे पिछली बार की 2025 वाली एग्जाम में भी बहुत अधिक पूछा गया था, इस बार इसमें पूछा गया है। बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये।
ठीक है। तो इसमें है, इसमें असतत आवृत्ति वितरणों पर लागू किया जाता है। ये अंकगणितीय माध्य के आसपास डेटा के प्रसरण को मापता है। ये किसी भी मनमाने केंद्रीय बिंदु ए से मानों के विचलन को मापता है। ये गलत है। मनमाने केंद्रीय बिंदु से नहीं होता, एक निश्चित बिंदु से ये मापा जाता है। इसे प्रसरण के धनात्मक वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो बायोस्टैटिक्स ये भी बीएसटी लेवल की जो मैटर है वो उसमें से आपको मिल जाएगा। अब आके आगे आगे आते हैं आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी इन लोगों ने जो पीजी लेवल पे एक तो आपके जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ नया जुड़ा है, या फिर आपके बायो रेमेडिएशन वाला है, जो पर्यावरण में जैव उपचार वाला टॉपिक जुड़ा है, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये वाले क्वेश्चन, हालांकि ये टॉपिक हमारे नहीं था इसलिए मुझे ये क्वेश्चन मैंने बस आपके जो JRF नेट JRF से ढूंढ के निकाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु अणु डेटाबेस TREMBL, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल डेटाबेस TREMBL इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि प्रोटीन डेटाबेस है वो PIR होता है। इसका प्रमुख प्रोटीन डेटाबेस होता है PIR। मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस होता है, मेटाबॉलिक पाथवे जो डेटाबेस होता है उसमें जो KEGG क्योटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम मेटाबॉलिक मार्गों के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है। लघु अणु डेटाबेस TREMBL, यानी ये गलत है, क्योंकि वास्तव में एक प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस होता है, न कि लघु अणु डेटाबेस होता है। ये कैसा होता है? ये प्रोटीन अणु डेटाबेस होता है, लघु अणु डेटाबेस नहीं होता है, तो ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। ये MBL ही होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम है उनका वो एक मुख्य डेटाबेस है। तो आपको ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके PG लेवल की दे रखी है उसमें से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके आइजेन वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संगठित समाज की विशेषता नहीं है? तो ये भी इथोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सी संगठित समाज की विशेषता नहीं है? तो उसमें क्लियर दे रखा है, ये श्रम विभाजन है, स्थायित्व अवैधता है, आसंजन है। ये मेरे पास नोट्स में भी बना हुआ है। केवल जो बहुसंगम है वो इसकी विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अनुपाती सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो हम ये पढ़ते हैं, आपने जो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारे फर्स्ट पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है कि हम बहुलक पढ़ते हैं, यानी मोड। मोड बराबर क्या होता है इसमें? मोड बराबर 3m-2x हम पढ़ते हैं, यानी 3 मीडियन -2 माध्य हम पढ़ते हैं। अब इसको आप मॉडिफाई करके आप देख सकते हो इनमें क्या संबंध है। तो इसका में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य इसका हो जाएगा। जैसे ये इधर आ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीडियम बराबर मोड 2 मीन, इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का संगठक नहीं है, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग। आपने पढ़े होंगे स्मॉग दो प्रकार के होते हैं, एक फोटोकेमिकल होता है, एक लंदन स्मॉग होता है। तो ये वाला जो है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो लंदन स्मॉग का एक टाइप होता है। कार्बन पेरोक्साइड में क्या आ जाता है हमारा? जैसे पेन आ जाता है, पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट इसमें आ जाता है। ये एलन शीट है, उसमें जो पॉल्यूटेंट के प्रकार है बहुत अच्छे से दे रखे हैं। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन वाली बुक में भी बहुत अच्छे से ये मैटर दे रखा है, मैंने मेरे नोट्स में भी बना रखा है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र मुख्य रूप से ध्रुवीय शीत ऋतु के बाद उच्च अक्षांशों पर क्यों विकसित होता है? तो ध्यान रखना कि जो छिद्र बनता है वो जो पोलर एरिया में ज़्यादा क्यों बनता है, ठंडे एरिया में ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है उसमें क्लोरीन चक्र है, उसका संवर्धन होता है, क्योंकि जो वहाँ पर जो आइस होती है वो है क्लोरीन का अपघटन करती है, क्लोरीन चक्र को बढ़ाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो जो CFC होती है, इनका क्लोरीन की मात्रा बढ़ने के कारण CFC का अधिक अपघटन हो जाता है, और इसके कारण वहाँ पे जो हॉल है वो अधिक बड़ा होता है। तो ये इसके कारण है। ये भी ये आपको जो है PD शर्मा की जो बुक है, आपको PG लेवल पर जो बुक चलती है PD शर्मा की, उस बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, उसमें अच्छे से ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, यूनिप्रोट मुक्त किसका बेस है, डेटाबेस है? तो ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और अगर आपने नेट JRF वाले जो नोट्स हैं अगर उनको देखा हो तो ये उसमें आपको मिलेगा, और या फिर आपको PK गुप्ता की जो बुक आती है, रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है, उस बुक में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दे रखी है उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो यूनिप्रोट मुक्त किसका डेटाबेस होता है? प्रोटीन सीक्वेंस का जो डेटाबेस होता है।
अगला क्वेश्चन है मानक विचलन किसका मापन करता है। देखो फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मानक विचलन है वो मुख्य रूप से किसका विचलन करता है, प्रसरण का करता है, यानी स्टीवेकनेस कुरोटोसिस का नहीं होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का, सेंट्रल टेंडेंसी भी नहीं होती है। ये किसका विचलन करता है, प्रसरण का विचलन करता है। क्योंकि मानक विचलन हमेशा ये मापता है कि डेटा के मान अपने माध्य से कितनी दूरी या कितने मार्ग तक फैले हुए हैं। तो इसे सांख्यिकी में प्रसरण या बिखराव का ही मुख्य माप ये करता है। कि जो क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय कचरे को उपचारित से निस्तारण करने की मानक विधियों का समूह नहीं है, विच इज नॉट ग्रुप स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ ट्रीट डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट। ये आपको जो बायो रेमिडिएशन वाला टॉपिक जुड़ा था, इस बार पीजी लेवल का टॉपिक है, उसमें से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी ये पीजी लेवल का जो आपके टॉपिक है उसमें है। और ये आपको जो पीडी शर्मा वाली बुक है जो पीजी लेवल पर चलती है, मैंने आपको बताया था कि आपको पीजी लेवल का मैटर है पीडी शर्मा वाली बुक में से पढ़ना है। जैसे एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोजियोग्राफी, जो भी मैटर है वो। तो इकोसिस्टम जो आपके पीजी लेवल पे चलता है वो सब इसमें बहुत अच्छा इसमें दे रखा है पीडी शर्मा वाली बुक में। तो उसमें ये क्लियर बता रखा है इसमें। तो इसमें ऑटोक्लेविंग में गहराई में दबाना आती है, माइक्रोवेविंग में कतराना आती है, वश्मीकरण ऑटोक्लेविंग होता है, लेकिन उत्ताप अपघटन में गैस मार्जक नहीं होता है। यानी पायरोलाइसिस एंड गैस स्क्रबर्स है वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। कचरे को निस्तारण करने की विधि के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। जो गैस मार्जक होता है वो कचरे की उपचारिक विधि नहीं है, बल्कि ये वश्मीकरण या जो अन्य प्रक्रिया है उनसे निकलने वाली जो गैस है उसको साफ करने वाली विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रही अल्बेडो को बढ़ाकर महत्वपूर्ण नकारात्मक विकिरण बल में योगदान देता है। तो ये है मानव जनित सल्फेट एरोसोल होता है। यानी सल्फेट क्या करता है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करता है। इससे पृथ्वी पर एल्बेडो बढ़ जाता है जो सतह को ठंडा करने में मदद करते हैं। और इस शीतलन प्रभाव को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक विकिरण बल कहते हैं। तो ये भी आपको एमएससी लेवल की जो बुक है पीडी शर्मा की बुक में, जो जेआरएफ के नोट्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये वहीं से ही उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो ध्यान रखना है ऐसे टॉपिक के लिए पीजी लेवल की बुक के लिए आपको जेआरएफ के नोट्स या नेट जेआरएफ वाले नोट्स पढ़ने होंगे, और या फिर आपको जो पीडी शर्मा की बुक है वो इकोलॉजी के लिए, बायो रेमिडिएशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स के लिए वहाँ से ही आपको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट समूह के कंटेनर या बैग का रंग का कोड और उपचार निपटान विकल्प का एक चिकित्सालय के लिए गलत मेल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ये इन्होंने करंट से जोड़कर उठाया है। तो 2016 में जो बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम बना था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि निस्तारित कोशिका विषी दवाएं, पीले रंग का कंटेनर बैग, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर वश्मीकरण, ये बिल्कुल सही है। रक्त से सने बिस्तर जो होते हैं वो सफ़ेद छिद्र रोधी कंटेनर, ये गलत होता है क्योंकि इसमें भी कोई पीले बैग का यूज किया जाता है। अंतःशिरा सेट लाल रंग का क्लोरीन रहित प्लास्टिक बैग है जिसे ऑटोक्लोविंग और फिर कतराना के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर का अपशिष्ट के लिए पीले रंग का क्लोरीन रहित प्लास्टिक बैग का यूज किया जाता है, तो ये भी आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर कौन सा गलत हो गया, इसका आंसर गलत हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका गलत है, क्योंकि इसके लिए भी लाल सफ़ेद छिद्र नहीं किया जाता है, ये मैंने गलत लगा दिया। इसके लिए आप पीले रंग के जो बैग है उसका ही यूज किया जाता है। सफ़ेद छेद रोधी कंटेनर है, उसका उपयोग सुई, ब्लेड आदि को दबाने के लिए, दफन करने के लिए किया जाता है। तो देख, अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक पोषक तत्व निष्कासन में अपशिष्ट जल 3 अलग अलग वातावरणों से होकर गुजरता है, प्रत्येक क्षेत्र का उसकी विशिष्ट जैविक भूमिका में मिलान कीजिए। ये भी आपको जो पीडी शर्मा वाली बुक है या तो उसमें मिल जाएगा, और जेआरएफ नेट वाले नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा। यानी बायो रेमिडिएशन वाला जो टॉपिक है उसी से इसको लिया गया है। इन बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल वेस्ट वाटर ट्रेवल्स थ्रू द 3 डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट मैच द जॉन द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रोल। तो इसमें हम देखें 3 रीजन होते हैं। क्षेत्र 1 इनलेट होता है, क्षेत्र 2 होता है वो इंटरमीडिएट होता है, क्षेत्र 3 होता है वो बहिर्गम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें आएगा ए में सेकंड आएगा, बी में थर्ड आएगा और सी में 1 इसमें आ जाएगा। यानी जो ए है उसमें 2 आएगा, क्योंकि जैसे इससे पता चलता है इनलेट होता है, इसको हम कौन सा बोलते हैं, अवायवीय वातावरण भी इसको बोलते हैं। कैसा वातावरण बोलते हैं इसको, एनारोबिक वातावरण इसको बोला जाता है।
जो इनलेट क्षेत्र होता है इसको कैसा बोलते हैं, एन एरोबिक वातावरण भी इसको बोला जाता है। इसके लिए जो एवाईबी ऑक्सीजन की उपस्थिति किण्वन होता है NH4+ मौजूद इसमें होता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होता है उसको भी ऑक्सीजन रहित वातावरण इसको बोला जाता है, जिसमें घुलित O2 मौजूद नहीं होती है लेकिन नाइट्रेट उपलब्ध होता है, तो ये इसका इंटरमीडिएट हो जाता है। तीसरा होता है फाइनल, जो होता है वो एरोबिक होता है, यानी फिर इसको एरोबिक बना दिया जाता है, एनारोबिक से एरोबिक बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर होती है, अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होता है और फॉस्फेट का अत्यधिक अवशोषण इसके अंतर्गत होता है। तो ये इसके 3 मिलान अपने देख लिए। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन में अनाज के संवर्धन माध्यम में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रोहोए अंग जनन को अवरुद्ध करेगा। ये आपको जो टिश्यू कल्चर है उससे ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपको JRF नेट जेआरएफ के जो नोट्स है उनमें ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। ये मेरे पास भी आंसर हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D होता है वो जो शूट ऑर्गेनेजेनेसिस होता है उसको इनहिबिट करता है और ये तीनों है वो बढ़ाते हैं, तो इसके लिए इसको अंग जनन को अवरुद्ध करने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्किनेट्स का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। ये बायोरेमिडेशन वाले टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। PD शर्मा की बुक में ये आराम से आपको मिल जाएगा, वहाँ दिया हुआ है किससे बनता है, ये एल्कोजेलिनस यूट्रोफस से ये बनता है। तो PD शर्मा की बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है MSc लेवल का। अगला क्वेश्चन है, तेल रिसाव के जैव उपचारण के व्यापक रूप से किस पुनर्संयोजी जीवाणु का उपयोग किया जाता था। ये तो सबको पता होगा, स्यूडोमोनास फुटीडा का इसमें उपयोग किया जाता है। ये भी आपको PD शर्मा की बुक में मिल जाएगा या फिर एलन शीट में भी आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। तो इसका आंसर, अगला क्वेश्चन है, फॉरेंसिक DNA प्रोफाइलिंग में एमिलोजेनिन स्थल के माध्यम से लिंग निर्धारण X और Y युग्मकलियों के बीच अंतर करने के लिए किस जैव रासायनिक आधार पर निर्भर होता है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है उससे पूछा है और ये क्वेश्चन आपको PK गुप्ता वाली जो बुक है जो आपकी चलती है BSc लेवल पर, उसमें अर्थों की एवोल्यूशन की बुक है उसमें अच्छे से मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन ये आपको जो हाई लेवल की बुक है उनमें ही आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सन्निवेशन या विलोपन, यानी इंसर्शन या डिलीशन होता है, उसके कारण हम सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको पहचान सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो एमिलोजेनिन जीन होता है, जो X और Y जो दोनों विकल्पी होते हैं हमारे एलील्स होते हैं उन पे दोनों पे ही उपस्थित होता है, लेकिन जो Y एलील होता है वो इसमें स्मॉल डिलीशन या स्मॉल विलोपन है वो दिखाता है X एलील की तुलना में, जिसके कारण हम डिफरेंस कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को हम पहचान सकते हैं कि कौन सा इसमें लिंग उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा B संक्रमण में F मान का प्रयोग अक्सर D और Z मानों के साथ क्यों किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, और ये भी आपको जो लेवल की बुक है उसमें से ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका आंसर है कि क्वेश्चन है, और ये भी आपको BSc लेवल की बुक में मिल जाए, क्योंकि इन्होंने ये जो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मिक्सअप करके ये जो पार्ट्स हैं वो इसमें दिया है, तो इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी मान सकते हैं आप। किसी विशिष्ट समष्टि को नष्ट करने के लिए संदर्भ तापमान पर आवश्यक कुल समय को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस बार ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जुड़ी है उसमें से भी ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित मांत्रण और स्थल समरूपता के संदर्भ में लिखित में से कौन सा एंडोन्यूक्लियोसेज युग्म में कैसे संबंध को दर्शाता है, जहां दूसरे एंजाइम का टेट्रा न्यूक्लियोटाइड पहचान अनुक्रम पहले एंजाइम के हेक्सा न्यूक्लियोटाइड पहचान स्थल के भीतर पूरी तरह से समाहित होता है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी आपकी BSc MSc लेवल पर दे रखी है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है, तो ये आपको केवल जो JRF के नोट्स हैं उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, जो MSc लेवल का मैटर है आपको MSc की बुक से या जो नोट्स होते हैं JRF नेट JRF के नोट्स होते हैं उनसे ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आप उनके लिए इनको उस लेवल की आपको पढ़ाई अब करनी है। तो हिंड 3rd और एल्यू 1st इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को बायोफोर्टिफाइड श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। तो बायोफोर्टिफाइड किसको कहते हैं, जिसके द्वारा हम गुणवत्ता को बढ़ाई जाए, जैसे प्रोटीन विटामिन की मात्रा जिसमें बढ़ाई जाती है उसे बायोफोर्टिफाइड श्रेणी कहा जाता है। एट्रिन बकरी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया। BT कपास है ये भी जेनेटिक मॉडिफाइड हो गया। फ्लेवर सेवर टमाटर है ये भी जेनेटिक मॉडिफाइड हो गया। लेकिन जो गोल्डन चावल होता है इसमें जो चावल है उसमें विटामिन
प्रोटीन को बढ़ाया जाता है, उसके गुण को गोल्डन विटामिन ए की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है, तो इसको बायोफोर्टिफाइड श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हैंगिंग ड्रॉप विधि का उपयोग करके प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के कुछ दिनों बाद निम्नलिखित अभिरंजक का उपयोग करके सेलुलोज के निक्षेपण का पता लगाकर कोशिका वित्तीय पुनर्जनन की पुष्टि की जाती है। ये भी आपके जो एनिमल टिश्यू कल्चर जो आपके बायोटेक्नोलॉजी में दे रखा है उससे ही क्वेश्चन लिया है, और ये भी आपको नेट जेआरएफ वाले जो नोट्स हैं उनमें से आपको मिलेगा। तो इसका आंसर है 0.1% कैल्कोफ्लोर वाइट का यूज इसमें किया जाता है सेल वाल के रीजनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्प आर या कैस9 सिस्टम को मूल रूप से अपनाया गया था। ये मुख्य रूप से जो बायो बैक्टीरियल से उनके अनुकूली प्रतिरक्षी तंत्र से इसको लिया गया था, यानी बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से इसको अपनाया गया था। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और आप अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यक संबंधन माध्यम से प्रयुक्त होने वाला चयापचय ऑस्मोटिक में है। द मेटाबॉलिटिकल ऑस्मोटिक यूज्ड इन द प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडियम इज, यानी मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने वाला कौन सा कल्चर मीडियम में यूज किया जाता है। तो इसके लिए सुक्रोज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सुक्रोज का यूज किया जाता है। ये इसमें मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देता है, लेकिन जो सर्बिटॉल जाइलॉल है वो मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं। और जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है वो प्रोटोप्लास्ट को चिपकाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जब आप एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ते हो डिटेल में, वो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये आप जो क्रोमोसोम थ्योरी है आपकी, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस बार आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये क्रोमोसोम संगठन आपको जो दिया हुआ है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी किस लेवल पर है? ये आपका बीएससी और एमएससी लेवल की बुक में मिल जाएगा। का कथन गलत पूछा है। गलत क्या है इसमें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जीटीपी पर निर्भर होते हैं और डीएनए तथा न्यूक्लियोसोम के बीच आबंधन को ढीला करके कार्य करती हैं। ये गलत है क्योंकि ये जीटीपी डिपेंडेंट नहीं होते, ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसके अलावा इस सम्मिश्र की उत्प्रेरक इकाइयाँ उद्विकासीय रूप से डीएनए हेलिक्स से संबंधित है, बिल्कुल सही है। डीएनए के साथ न्यूक्लियोसोम के विसर्पण को उत्प्रेरित करने के लिए एटीपी जल अपघटन की ऊर्जा उपयोग करते हैं, ये भी सही है। न्यूक्लियोसोम की स्थिति में क्षणिक परिवर्तन लाते हैं जिससे नियामक प्रोटीन को पहले अवरुद्ध डीएनए तक पहुंच प्राप्त होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोसोम जो होता है जिसका निर्माण करते हैं हम डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर, तो जैसे ये इस तरह से ये जो बनता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर, जिसमें से कुंडली होती है डीएनए की, तो ये जो न्यूक्लियोसोम बनता है उसकी जो प्रोसेस है वो इसमें आपसे पूछी है। तो ये है रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के संबंध में। तो ये गलत है कि जीटी पर निर्भर नहीं होता है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में सैटेलाइट डीएनए संघटक हेटेरोक्रोमेटिन का एक उदाहरण है, यानी सैटेलाइट डीएनए इज क्रोमोसोमल सेंट्रोमियर इज एन एग्जांपल और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, बिल्कुल सही है। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो जो हमारे हेटेरोक्रोमेटिन होता है उसी का एक उदाहरण होता है। मादा में वॉर बॉडी वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैकल्पिक इसलिए बोला गया है क्योंकि केवल फीमेल में पाई जाती है, इसके लिए फैकल्टिव हेटेरोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल है। अनुलेखीय रूप से सक्रिय क्रोमेटिन डीएनए फर्स्ट के पाचन के प्रति असंवेदी होती है, तो ये गलत है। ये ऐसा इसमें पाचन के लिए संवेदी नहीं होती है। सी नंबर है इसमें गलत है। क्रोमेटिन डीएनए है डीएनए फर्स्ट है वो पाचन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, संवेदी नहीं होता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका आंसर सही हो जाएगा ए और बी। लैंप ब्रश जो गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में, ये भी आपको जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये पार्ट है, यानी बीएससी लेवल और एमएससी लेवल की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके लिए बोल रहे हैं आप सेल बायोलॉजी के लिए क्रोमोसोम के अध्ययन के लिए पीके गुप्ता वाली बुक परचेज कर लो और उस बुक को अच्छे से पढ़ लो। उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उससे बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें लैंप ब्रश जो गुणसूत्र होते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र कैसे बनते हैं, वो ऐसे गुणसूत्र बनते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसमें बीच में जो आरएनए होता है इसमें ये भरा हुआ होता है और इस तरह से इसमें लूप का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र अक्ष से निकलने वाले पार्श्व लूप गहन आरएनए प्रतिलेखन के स्थल है, बिल्कुल यहाँ पे जो आरएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेखिक अक्ष अत्यधिक संघनित क्रोमेटिन से बना होता है जहाँ दो सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमियर पर एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब इस तरह से ये रेखिक अक्ष होती है, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं। ये उभयचरों के परिवर्तित अंड कोशिकाओं में पाई जाने वाली अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मित गुणसूत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो ओसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर भी इसी तरह की लैम्प्रोस गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये तीसरा है, ये गुणसूत्र केवल कायरेनोमस लार्वा की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो कायरेनोमस लार्वा है उसकी ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र है वो कौन से होते हैं,
प्रोटीन गुणसूत्र होते हैं, ना कि लैंप ब्रश गुणसूत्र होते हैं। तो इसके लिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो ये आप है ना एलन शीट में भी अगर पढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इसका मैटर। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एलन शीट में भी इसका अच्छा क्रोमोसोम के बारे में बता रखा है। अनुवादन के समापन के संबंध में लिखित में से कौन से कथन सही है? ये भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक है उसमें से, सॉरी ये आपके जो सेल बायोलॉजी है उसमें आपको दे रखा है। विमोचन कारक आणविक रूप से टीआरएनए अणु के आकार और आवेश वितरण की नकल मिमिक करता है। रिलीजिंग फैक्टर के स्थल से जुड़ने के परिणाम स्वरूप अंततः पेप्टिडियल टीआरएनए में अमीनो अम्ल के बजाय जल अणु जुड़ जाता है। मतलब इस तरह से जो टीआरएनए अणु बनता है, जब वो आपको रिलीजिंग फैक्टर लेके आता है, तो जो रिलीजिंग फैक्टर है वो किस तरह से टीआरएनए के अणु की तरह मिमिकी करता है, जिसके कारण वो रिलीजिंग फैक्टर उस पर जुड़ जाता है और जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और इसके अलावा है कि विमोचन कारक के जो ए स्थल से जुड़ने के परिणाम स्वरूप जो ए स्थल है उससे जुड़ता है, तो पेप्टिडियल टीआरएनए में अमीनो अम्ल के बजाय जल अणु जुड़ जाता है, जिससे इसकी श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। तो इसके दोनों कथन है वो सही है। ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस आप पढ़ते हो उसमें पूरा क्लियर दे रखा है। तो इसमें से ये भी थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, यानी आपको बीएससी एमएससी लेवल की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी होगी। यूकेरियोट्स में डीएनए मिथाइलेशन सामान्यतः किस नाइट्रोजन क्षार पर होता है? तो ये साइटोसाइन पे होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनिए। गुणसूत्रों पर जी बैंड पश्च प्रावस्था में प्रतिकृत होते हैं और उनमें जीसी क्षार युक्त समृद्ध डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन गलत है। गुणसूत्रों पर आर बैंड प्रारंभिक एस प्रावस्था में प्रतिकृत होते हैं और उनमें एटी क्षार युक्त समृद्ध डीएनए पाया जाता है। ये भी गलत है, यानी दोनों ही इसके विकल्प हैं वो गलत है। ये विकल्प, ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, क्योंकि जो जी बैंड बनते हैं, जो गुणसूत्रों में जी बैंड बनते हैं वो देर से, यानी रेप्लिकेशन की जो लास्ट एस फेज है, रेप्लिकेशन जो होता है एस फेज में उसमें लास्ट में होती है, लेकिन ये जीसी क्षारयुग्म समृद्ध नहीं होते। ये कैसे होते हैं? एटी क्षारयुग्म समृद्ध होते हैं। और दूसरा है गुणसूत्रों पर जो आर बैंड होते हैं वो प्रारंभिक एस प्रावस्था में प्रतिकृत होते हैं, लेकिन ये जीसी क्षारयुग्म समृद्ध होते हैं। इसके लिए इसमें उल्टा दे दिया, इसलिए दोनों ही कथन इसके गलत हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 3 है इसका सही हो जाएगा। ये भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हो या फिर जो सेल बायोलॉजी बीएससी लेवल की पढ़ोगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो पर विचार करने सही उत्तर चुनिए। जीन में नॉन ट्रांसलेटेड डीएनए खंड को मध्यवर्ती अनुक्रम या सैटेलाइट कहते हैं। द नॉन ट्रांसलेटेड डीएनए सेगमेंट इन जीन्स आर कॉल्ड इनवर्टिंग सीक्वेंस या इंट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है कि जो एमआरएनए और जो बनता है उसमें स्टार्टिंग में जो एमआरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं। तो जो नॉन ट्रांसलेटेड खंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स हम उनको कहते हैं। और कुछ बैक्टीरियल जीन में स्वबंधन अव्यक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि जो फ्यू द बैक्टीरियल जीन्स कंटेन सेल्फ स्प्लिसिंग, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल्फ स्प्लिसिंग प्रोसेस पाई जाती है इंट्रॉन की। तो इंट्रॉन और एक्सॉन दो पॉइंट्स होती हैं। जो लास्ट में जो एमआरएनए स्प्लिसिंग प्रोसेस होती है उसमें एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं और इंट्रॉन से बाहर निकल जाते हैं। तो दोनों कथन इसमें सही है। तो ये आपको जब ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ते हो उसमें आपको अच्छे से एमआरएनए के निर्माण के दौरान ये पढ़ता है। तो ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रण के समय कणों पर लगने वाला जो प्रभावी बल है जी के रूप में व्यक्त किया जाता है। जी क्या दर्शाता है? तो ये चूंकि जी गुरुत्व के कारण होता है तो गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल लगता है और एक अपके गुरुत्वीय बल लगता है। तो जी बल कौन सा होता है? गुरुत्व के कारण लगने वाला बल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टीआरपी ऑपरेंड के लिए क्या सही नहीं है? तो ये इसमें बिल्कुल इजी से दे रखा है। जब आप लैक ऑपरेंड पढ़ते हो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और ऐसे ही वाले क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, यानी आपका जो आपको बीएससी एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, ये जो ट्रिप्टोफान टीआरपी ऑपरेटर के लिए सहदमनकारी है। बिल्कुल सही है। ये एक प्रेरक उपकरण है, गलत है क्योंकि ये इंड्यूसर ये एक प्रेरक ऑपरेंड नहीं होता है, ये दमनकारी सप्रेशर ऑपरेंड होता है। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। माध्यम में ट्रिप्टोफैन की कमी इस ऑपरेंड को सक्रिय करती है। बिल्कुल, इसमें 5 संरचनात्मक जीन होते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रमण की सेंगर श्रृंखला समापन विधि के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें पूछा है हमसे कौन सा कथन सही है। मैंने अब जो डीएनए की सीक्वेंसिंग आपको पढ़ाया है उसमें ये विधि पढ़ाई थी, उसमें बहुत अच्छे से ये बताया है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में उपयोग में लेता है, बिल्कुल गलत। ये विधि मानव जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत बड़े डीएनए अनुक्रम हेतु काम में ली गई थी, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी था। डीएनए पॉलीमरेज का क्लीनिंग खंड उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस गतिविधि होती है, ये भी गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, इसमें आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, पायरो सिक्वेंसिंग तकनीक निम्नलिखित में से सभी कारणों से एसएनपी टाइपिंग के लिए उपयोगी है सिवाय इसके। ये श्रृंखला समाप्ति रासायनिक अपघटन तकनीक की तुलना में अधिक तीव्र है, बिल्कुल सही है। तकनीकी रसायन प्रतिदीप्ति का उपयोग करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये पीसीआर प्रवर्धन और प्रतिदीप्ति लेवल वाले डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करती है, ये गलत है, क्योंकि ये पीसीआर एप्लीकेशन फ्लोरोसेंस लेवल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का उपयोग नहीं करती है, सामान्य डीएनए है उसका यूज करती है। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस या अन्य खंड पृथक्करण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी डीएनए सिक्वेंसिंग और जिस फीस वाली टेक्निक आपने अच्छे से पढ़ी हो तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में तेल निमंजन लेंस के साथ काम में लिए जाने वाले देवदारू के तेल का अपवर्तनांक लगभग होता है। ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ा था उसमें अच्छे से पढ़ाया था कि सीडार वुड ऑयल है उसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है, 1.5 इसका होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक अध्ययन के दौरान आंशिक रूप से विकृत डीएनए की अवशोषता। तो आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए आरएनए द्वारा जो होता है वो क्या किया जाता है, इसमें किसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसके द्वारा जो लाइट है उसका ऑब्जर्वेशन, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिससे हम पता लगाते हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो डीएनए होता है यानी ग्रेटर देन इंडिकेटेड इंटैक्ट डीएनए यानी H0 डीएनए से अधिक होती है, यानी जो पूरा डीएनए होता है जो बाद में अब टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस डीएनए की जो अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है इस डीएनए की बजाय, यानी इंटैक्ट डीएनए की बजाय जो अपघटित डीएनए होता है, डिग्रेडेड डीएनए होता है, उससे की अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रोमेटोग्राफी तकनीक में प्रोटीन के शुद्ध सतह आवेश के आधार पर उनके विभेदक निक्षालन को प्राप्त करने के लिए रेखिक लवण या पीएच प्रवणता का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि आवेश के आधार पर काम करने वाली क्रोमेटोग्राफी की एक ही विधि होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। गुड़ावन के लिए क्रिप्टिंग ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में किस जिले से स्थापित किया गया है, तो सबको पता है जैसलमेर के रामदेवरा में ही स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, विभेदक अपकेंद्रण पृथक्करण की प्रक्रिया में पश्च नाभिकीय निःसंस से माइटोकॉन्ड्रिया को शीघ्रता से अलग करने के लिए किस प्रकार का रोटर उपयुक्त होता है, इसके लिए स्थिर कोण गुणक या फिक्स्ड एंगल रोटर का यूज किया जाता है। मानक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम विभेदन क्षमता लगभग होती है, ये भी मैंने कराया है, 0.2 मिली माइक्रोन इसकी विभेदक क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने बायोम वाला पार्ट इसमें पढ़ा हो, टेरेस्ट्रियल बायोम, तो उसमें ये 10 बायोम हमारे होते हैं, उनमें ये दे रखा है क्लियरली। तो ये आपको पीडी शर्मा वाली जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो एलन शीट है उसमें भी अच्छे से दे रखा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतिक समूह टेगा बायोम में पाया जाता है, तो स्प्रूस फर लॉर्च इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें फर और लॉर्च यहाँ पे पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां माउंट आबू वन श्रृंखला में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की बीजापुर वन श्रृंखला में नहीं पाई जाती है। ये मैंने अभी जब प्लांट रेफरेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान था, उसमें कराया था। तो इसमें नहीं पाई जाती है, मैंजीफेरा इंडिका इस जगह पे नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व का एक क्षेत्र होता है, बीच में कोर जोन, बफर जोन, जिसे लॉजिस्टिक जोन भी कहा जाता है। तो इसकी और तीसरा है इसमें ट्रांसमिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो एमएबी के निर्देशों के अनुसार एक जीव मंडल की लॉजिस्टिक भूमिका में विशेष रूप से निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, तो इसमें कौन सी गतिविधियां हम कर सकते हैं, पर्यावरण, शिक्षा, अनुसंधान और निगरानी वाली गतिविधियां इसके अंतर्गत कर सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस जैव विविधता अधिस्थल में स्थानिक उपचर और सरीसृपों का अनुपात अधिक है, तो ये पश्चिमी घाट आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पश्चिमी घाट में 70% से अधिक बायोडाइवर्सिटी हमारी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का निर्दिष्ट रामसर स्थलों के समूहों की पहचान करें। तो ये मैंने 5 आपके रामसर स्थल बताए थे आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांवर झील, खीचन, बेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सिलीसीड झील है वो राजस्थान के रामसर स्थल है। पवित्र वन उनके प्रथा स्थल के बारे में बताइए, तो औरन हमारे राजस्थान का है, तो ए में तो वन हो जाएगा, सरनाथ छत्तीसगढ़ में आता है, बी में 4th हो जाएगा। कोविल काड़ू सी 3rd है, तमिलनाडु में होता है, और कुवू केरल का है। तो ये पवित्र उपवन वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा है, हालांकि वो स्पेशल रेफरेंस राजस्थान है, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें दे दिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य चौसिंगा, श्रृंग, रीछ और लकड़बग्घे का आवास है, तो इसमें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उसका आवास होता है।
है आईसीटी पेडागोजी वाले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़े इजी आए थे, तो ये भी आप आराम से कर सकते थे। मैंने जो पढ़ा है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ बैरियर्स इन एग्जाम्पल इन कम्युनिकेशन, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति भिन्नताएं मनोवैज्ञानिक बाधाएं सही है और सब इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण प्रतिमान संरचना, मैंने आपको बताया था कि इनके स्टेप्स आप अच्छे से याद कर लेना। तो सिंटैक्स इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये पहले पिछली बार भी पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली बार भी था ये क्वेश्चन, एज इट ऐसे आ गया है इसमें। तो पहला आ जाएगा समस्या को पहचान करते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, फिर व्याख्या को निरूपित करते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी जो अधिगम है उसका सामाजिक लाभ होता है। तो सोशल लाभ किसको मिलेगा, छात्रा को आत्मविश्वास को बढ़ाने में, तो ये तो खुद का लाभ होगा। छात्रों में उच्च स्तरीय सोच विकसित करना, ये भी उसका श्रम का लाभ होगा उसका। कक्षा में अधिगम का वातावरण, तो कक्षा का लाभ हो जाएगा, लेकिन छात्रों में नेतृत्व कौशल के विकास में ये सहायक हो जाएगा। तो लीडरशिप काम में जाएगी, लीडरशिप हमें सोशल लाभ में काम आती है, सोशल बेनिफिट हमको देती है। समूह अन्वेषण प्रतिमान सहभागिता कौशल का विकास लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रिया के सम्मिश्रण को बताता है। तो शैक्षिक पूछताछ कौशल को विकसित करता है। ये जो मैंने पढ़ाए थे आपको इसमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का शैक्षिक महत्व है। तो छात्रों में उचित रुचि व ध्यान उत्पन्न करना, बिल्कुल। पर्याप्त प्रभाव या चित्र प्रदान करना, बिल्कुल। अवधारणा समझने को कठिन बनाना, तो ये तो नेगेटिव आंसर हो गया, वैसे ही गलत हो जाएगा। शब्दवाच की समस्या को हल करना, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका कि एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक संप्रेषण शैली में क्या शामिल है। तो ये वर्चुअल वाली होती है, तो ऑनलाइन चैट रूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंस और जूम मीटिंग होती है, तो बीसीएफ इसमें आ जाए आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का शैक्षणिक उपयोग नहीं है। तो पूर्व अधिगम को याद करने में मदद करना, ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर केवल आपको शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, फीडबैक देकर फीडबैक दे सकता है, उचित क्रम में पढ़ा सकता है, लेकिन पूर्व अधिगम को याद कराने में मदद नहीं करता है। अगला है, एक शिक्षक आंतरिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पाठ पढ़ाने की योजना बनाता है। सबसे पहले वे विद्यार्थियों की सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, ताकि वे गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बीच अंतर कर सकें। फिर इस अवधारणा को पुनर्वित करने हेतु एक यूट्यूब वीडियो दिखाता है। तो ये कक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये तो पता चल रहा है ये शिक्षक की योजना रचनात्मकता आधारित डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग इसमें किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, SMAR तकनीक, SMR तकनीक एकीकरण मॉडल में रूपांतरणकारी शिक्षण अधिगम के तहत कौन से चरण आते हैं। तो ध्यान रखना, SAMR तकनीक में चारों ही स्टेप्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। S यानी सब्स्टिट्यूशन होता है, A यानी आर्गुमेंटेशन होता है, M यानी मॉडिफिकेशन होता है और रीडेफिनेशन होता है। लेकिन इसमें दो प्रोसेस होती हैं, होती है और एक दूसरी होती है रूपांतरण प्रोसेस होती है, यानी एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होती है। तो हमने पूछा है ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जो प्रोसेस होती है वो संशोधन और यानी मॉडिफिकेशन, और दूसरा आपका जो रीडेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए पैरामीटर से संबंधित विशेषताओं का मिलान कीजिए जिन्हें शिक्षक द्वारा आईसीटी उपकरण चुनते समय ध्यान में रखा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो टारगेट ग्रुप है वो आयु समूह स्तर के लिए किया जाएगा। दूसरा आपका देख सकते हो शिक्षा शास्त्रीय विचार है वो विषय सामग्री प्रस्तुतिकरण उद्देश्य और पद्धतियों के लिए किया जाता है। प्रस्तुतिकरण है वो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्तता के लिए होता है। प्रशासनिक विचार है वो रचनात्मक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के लिए होता है। तो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वापस से हमारे अब टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस आ गए। ये भी आपकी कैसे कब से पूछी गई है टैक्सोनॉमी आपकी, ये जो आपकी प्लांट टैक्सोनॉमी है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो आपकी बीएससी लेवल वाली प्लांट टैक्सोनॉमी है उसका ये क्वेश्चन है। और ये आपको अगर आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी बहुत अच्छे से बता रखा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। तो इसने पूछा है कि सत्य नहीं है, ये टैक्सोमीटर्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अधिकतम संख्या में लक्षणों पर विचार करता है, ये बहुत सारे लक्षणों को एक साथ कंप्यूटर पर गणना करता है, लेकिन ये केवल भारी व भीतरी आकारिक लक्षणों पर विचार करता है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि ये बहुत सारे लक्षणों को ऑब्जर्व करता है, केवल ये भारी भीतरी लक्षणों को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो ये यूथ पब्लिकेशन वाली बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें बहुत अच्छे से इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को इसमें समझा रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ICZN के अनुसार अधिकुल, कुल और उपकुल यानी सफिक्स द सुपर फैमिली, फैमिली एंड सब फैमिलीज रिस्पेक्टिवली इसको किससे व्यक्त किया जाता है। जो सुपर फैमिली होती है उसको ओइडिया से व्यक्त करते हैं ICZN के अनुसार, यानी इंटरनेशनल कमीशन जूलॉजिकल नेचर के अनुसार।
ओईडी ऐसे व्यक्त करती हैं, जो फैमिली होती है उसको आईडी से व्यक्त करती हैं, और जो सब फैमिली होती है उसको आईनी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा से संबंधित ज्ञान निम्न में किस भारतीय को था? तो ये सुश्रुत, ये मैंने जो फर्स्ट पेपर में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी ये सब मैंने पढ़ाया था। उसमें सुश्रुत संहिता किंदो मध्य विशाख की ये श्रृंखला है, तो ये धन्वंतरी व सुश्रुत दोनों के द्वारा इस पर काम किया गया था, इन दोनों के विकास की श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का प्रमुख उत्पादक है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जो एल्गी वाला टॉपिक इसमें दे रखा है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया। इसका आंसर डायटम्स है, क्योंकि डायटम्स है वो महासागर में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं, जिससे इसके प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख प्रोड्यूसर होते हैं। इसके लिए ये महासागर के प्रमुख उत्पादक, इनको चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस में नामकरण की प्रक्रिया मानकीकृत की गई थी? तो 1930 में ये मानकीकृत की गई थी। कोबरा सर्प के वैज्ञानिक नाम, कोबरा सर्प के वैज्ञानिक नाम नाजा नाजामे जाति का नाम तथा वंश का नाम समान है, ये उदाहरण है। ये आपको है ना एलन की शीट में भी मिल जाएगा, और साथ में जो यूथ पब्लिकेशन की बुक में प्लांट एनिमल टैक्सोनॉमी उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इनको नाम को क्या कहते हैं? इनको टोटेनोम कहते हैं, यानी जो दो नाम सेम होते हैं वो टोटेनोम होते हैं, लेकिन ये केवल प्लांट टैक्सोनॉमी में ये नहीं होता है, एनिमल टैक्सोनॉमी में ये पाया जाता है। जैसे नाजा नाजा, रेटस रेटस चूहे का होता है, तो एनिमल टैक्सोनॉमी में ये पाया जाता है, जिसमें को जाति और नाम वंश है वो समान होता है। जब वर्गीकरण तंत्र जाति वृत्ति के प्रत्यक्ष संदर्भ के बिना विशिष्ट रूप से प्रेक्षित लक्षणों पर आधारित हो तो ये जाना जाता है, इसको लक्षण वर्गीकरण कहते हैं, क्योंकि इसको कैसे होते हैं? फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जब हम टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया गया है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो होता है वो केवल जाति के विकास पर आधारित होता है, ऐसा कोई वर्गीकरण होता ही नहीं है। प्राकृतिक वर्गीकरण वो प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसे बेंथम ने दिया था। ये जो क्लासिफिकेशन, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, मानव हृदय में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ये हम जब पढ़ते हैं, एलन शीट है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, एनसीईआरटी में भी इसको तो अच्छे से समझा रखा है, तो ये दोनों चीज़ आप देख सकते हो। इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से ऊतक होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एपिथियल टिश्यू भी होते हैं, मसल टिश्यू भी होते हैं, नर्वस टिश्यू है। वो 4 प्रकार के टिश्यू मानव हार्ट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आधुनिक वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित नहीं है? तो फिलोसोफिया एनिमिलिया इनके द्वारा लिखित नहीं है, ये लेमार्क ने लिखी थी ये वाली पुस्तक। और सिस्टेमा नेचुरा, फंडामेंटा बॉटनिका, फिलोसोफिया बॉटनिका, ये सारी पुस्तक हैं वो इनके द्वारा लिखी गई है। ये वाली पुस्तक इसमें जो अब एनिमल प्लांट टैक्सोनॉमी जब आप पढ़ते हो डिटेल में, तब इसमें ये बताया हुआ है। ये फ्रेंड्स ये सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं जिनको मैंने पढ़ा था। ये अगला है संयुक्त। नीचे दिए गए उपकला ऊतकों का कॉलम फर्स्ट और सेकंड में उनके मूल कार्यों से मिलान कीजिए। संयुक्त यानी कंपाउंड, सिलिएटेड, कॉलम्युलर, स्क्यूमस, ये है जो टिश्यू, एनिमल टिश्यू हम पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन लिया हुआ उनके। ये वाला आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है एनसीईआरटी में, मैंने इससे नोट्स भी बना रखे हैं, आपको बताऊंगी। तो संयुक्त होती है वो स्ट्रेस की सुरक्षा करती है। पक्षमावी जो होती है वो श्लेष्मावे कणों को विशिष्ट दिशा में संचालन करती है, जो कि हमारी ओवरी यानी फैलोपियन ट्यूब में और हमारी जो म्यूकस ब्रोंकियल्स में पाई जाती है। स्तंभी जो होती है वो श्राव अवशोषण का कार्य करती है, और शल्की होती है वो हमारी विस्तरण सीमा में बनाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल ए में दूसरा, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री मूलों के संबंध में सही नहीं है? यानी पॉलीआर्च कंडीशन यानी बहुअधिधारिक स्थिति, 2-4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, ये गलत है, ये वाला सही है। प्रेजेंस ऑफ कंजेटिक पेरेन्काइमा बिल्कुल सही है। इन कॉन्स्पियस ये भी सही है, लेकिन जो डाइकॉट रूट होती हैं उनमें पॉलीआर्च कंडीशन नहीं होती है, किन में होती है? मोनोकॉट रूट में होती है। ये एनसीईआरटी में स्पष्टली समझा रखा है, जो एनाटॉमी दे रखी है उसमें अच्छे से दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीआर्च कंडीशन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सभी पादपों में परिरंभ से पार्श्व मूल विकसित होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेरिसाइकिल है उसके द्वारा एंडोजीनस इनकी उत्पत्ति होती है पार्श्व मूल की, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन सभी पादपों में परिरंभ से द्वितीयक बीजोतक विकसित होता है, ये गलत है, क्योंकि जो सभी पादपों की जगह अगर इसमें द्विबीजपत्री पादप होता तो ये सही होता, क्योंकि जो मोनोकॉट प्लांट्स होती हैं उनमें जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो नहीं बनता है। इसके लिए ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा इसका गलत हो जाएगा। ये भी आपको एनसीईआरटी में और जो बीएससी लेवल की एनाटॉमी बुक चलती है उसमें बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। ये भी मैंने पूरे अपने नोट से में बना रखा है। अगला क्वेश्चन है, संबंधी ऊतकों की विशेषताओं के अनुसार एक बीजपत्री पौधों में स्तंभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो सामान्य पूल कैम्बियम सहित कैम्बियम वाले पूल तो मोनो, अब इसमें क्या पूछा है हमको, मोनोकोटिलिडन्स स्टेम के बारे में पूछा है। तो कैम्बियम तो होता ही नहीं है, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। सम्मनी पूल वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं, बिल्कुल सही है। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, ये गलत है क्योंकि इनमें जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो एब्सेंट होती है। रेडियल बंडल्स विद सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी गलत है क्योंकि रेडियल बंडल्स किस में पाए जाते हैं, हमारी रूट्स में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मनी पूल संयुक्त और बंध। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आपने इन क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको आराम से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन कोई हल करने वाला नहीं था, केवल इन्होंने जो माइंड गेम खेला है इसमें कि एक कोशिका में परासरण दाब 25 एटीएम होता है और स्फीत दाब कितना होता है, 15 एटीएम। ठीक है, तो हमें परासरण विभव बनाना है। आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर पोटेंशियल पढ़ते हैं उसमें जो परासरण विभव हम परासरण दाब की जगह यूज करते हैं, और परासरण विभव जो होता है वो परासरण दाब का नेगेटिव होता है, यानी जो परासरण दाब का मान होगा उसका जो नेगेटिव मान होता है वो परासरण विभव होता है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -25 एटीएम, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। 4 समान पौधों PQRS को अलग अलग तरंगदैर्घ्य 670 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 710 नैनोमीटर के एक वर्णी प्रकाश में अन्य सभी पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूलतम रखते हुए उगाया गया प्रकाश संश्लेषण दर का अवरोही क्रम होगा। अवरोही यानी ज़्यादा से कम होगा। तो ध्यान रखना कि चूंकि P है उसमें 670 नैनोमीटर पर कौन सा होता है, रेड लाइट होती है, तो इसमें जो प्रकाश का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है तो P सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा 2 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर होता है हमारा। R है वो 500 नैनोमीटर है। तो ये बैंगनी और नीला प्रकाश होता है, लेकिन इसमें लाल प्रकाश से थोड़ा सा कम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। 550 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है वो ग्रीन प्रकाश होता है, जिसमें पौधे कम अवशोषित करते हैं और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो तीसरे नंबर पे Q आ जाएगा। और जो 710 नैनोमीटर का प्रकाश होता है वो कैसा होता है, ये 680 नैनोमीटर से अलग के प्रकाश दूरवर्ती प्रकाश या फार रेड लाइट इसको बोला जाता है, जिसमें जो इमर्शन इफेक्ट या रेड ड्रॉप देखा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाती है। इसके लिए इसमें प्रकाश संश्लेषण वो सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P इज ग्रेटर देन R इज Q और S, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको एलन शीट में अच्छे से मिल जाएगा, हालांकि इसमें नेट एनसीईआरटी की बुक में तो अच्छे से नहीं दे रखा। अगला मिलान है, इसमें अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रेगमा फल क्रीमोकार्प डबल्स हमारा सोरोसिस। अगर रेगमा भी आपको नहीं आता है तो सोरोसिस का तो सबको पता है कि कटहल और पाइनएप्पल का होता है। क्रीमोकार्प जीरो सौंफ वगैरह में पाया जाता है। डबल सब मेरा मेपिल में पाया जाता है। एक बच गया रैम का, रेगमा यूफोर्बिया में होता है। ये भी आपको एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अच्छे से समझा रखे हैं इनके एग्जाम्पल। फ्रेंड्स मैंने इनके फर्स्ट में हो जाएगा B, सेकेंड में D, थर्ड में A और फोर्थ में C, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कूट फल नहीं है। सेब, काजू, डेलिनिया सब ये असत्य फल है, केवल ये आंवला नहीं है, क्योंकि ये जो ओवेरी से विकसित होता है, यानी ओवेरी के अलावा अगर किसी अन्य पार्ट से विकसित होते हैं उनको हम कूट फल कहते हैं, जो ओवेरी से विकसित होते हैं उनको ट्रू फल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको एनसीईआरटी में जो खनिज मिनरल वाला है, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, उससे लिया हुआ है क्वेश्चन है। पोषक तत्व को उसके कार्यों से मिलान कीजिए। मॉलिब्डेनम जिसे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। क्लोरीन है वो प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोलाइसिस में काम आता है। बोरोन पॉलिनेशन के लिए यूज होता है। जस्ता ऑक्सीजन संश्लेषण के यूज करता है। बहुत ईजी था ये तो, अगर आपने तत्व अच्छे से पढ़े हो तो। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में सेकेंड और डी में वन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप में ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में किस रूप में प्रवेश करता है। तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है ये, इसमें पूछा गया है। तो ग्लिसरॉल किस में करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म से पूछा गया है क्वेश्चन है। अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें से ये पूछा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के रूप में ये प्रवेश करता है। यदि किसी लेगमिनस पौधे की जड़ की गांठों में लेग हीमोग्लोबिन निष्क्रिय हो जाता है तो उसको सबसे तत्कालिक परिणाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी में लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को इनएक्टिव करता है, जिससे नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो काम करता है। क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम नहीं करता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजनेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। ये भी आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसमें ये बहुत अच्छे से ये समझा रखा है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा लार का एक संघटक नहीं है? बीटा एमाइलेज, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, रक्त स्पंदन कारक जो कि ब्लड में पाए जाती है। ये भी जो आपको जो आपका डाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से जब लार वाला टॉपिक पढ़ते हो उसमें दे रखा है। हीमोग्लोबिन इसमें जो IgA है इसमें पाया जाता है लार में, लेकिन केवल जो रक्त स्पंदन कारक है वो नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सी कपाल तंत्रिका मिश्रित प्रकार की तंत्रिका है? ये आपका जो ब्लड वाला टॉपिक पढ़ते हो उसमें आपके अच्छे से दे रखा है। तो ये जो वाली टॉपिक जो होती है 5 नंबर की होती है, ये जो मिश्रित प्रकार की तंत्रिका होती है। ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र का एक एग्जाम्पल है ये वाले जो आंसर है ना आपको एलन शीट में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझा रखा है। तो अगर आपने एलन शीट में से ये टॉपिक पढ़े होंगे तो आपके आराम से क्लियर हो गए होंगे। ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र का एक उदाहरण होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको बोला जाता है। क्योंकि जो ग्लाइओक्सिलिक चक्र होता है उसमें जो प्लांट्स है सूक्ष्मजीवों में ये जो बसा होती है फैटी एसिड है जो इमरजेंसी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलने वाली प्रोसेस होती है। ये जो चक्र होता है इसके लिए ग्लूकोनियोसिस इसको बोला जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे इसमें लीवर में ये काम करती है। क्वेश्चन है आपका, दुनिया लॉक्सपुर जैसे पौधों की पर्यावरण अथवा जीवन के विभिन्न चरणों के अनुसार अलग मार्ग अपनाकर विभिन्न संरचना बनाने की क्षमता को कहते हैं। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी या सुगठितता कहती हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन जो हम प्लांट ट्रांसपरेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे से ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के जोड़ों में पुरानी सूजन, गंभीर दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर नैदानिक रूप से किसके कारण है? तो ये बात रखती है गाउट के कारण होता है। कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपने PYQ करे हो तो आपको पता होगा कि यूरिक एसिड का जब स्तर बढ़ता है तो वो कौन सा बीमारी को देता है? गाउट को बढ़ाता है। हेलने के लूप की अवरोही शाखा होती है। हेलने के लूप ये आपका एक्सेशन वाला टॉपिक है, एनसीईआरटी में उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्ट प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ये चल रहे हैं। ये केवल जल के लिए पारगम्य होती है, जबकि जो दूसरी भुजा होती है इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है वो NaCl के लिए पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है, जक्ष्ठाग्लोमेरुलर उपकरण JG एक विशिष्ट क्षेत्र है जो उसके निकट स्थापना तथा कोशिकीय रूपांतरण से बनता है। अभिवाही धमनी का दूरस्थ कुंडलित नलिका से मिलकर बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन है पिछली बार ही आया, अगर 2025 का वाला पेपर आपने देखा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन डिस्प्यूट भी हुआ था, जिसका आंसर RPSC ने बाद में चयन करके अभिवाही धमनी का दूरस्थ कुंडलित नलिका माना था। तो ये मैंने आपसे बार बार बोला है फ्रेंड्स कि पुराने क्वेश्चन हैं उनको PYQ को आप जरूर सॉल्व किया करें। तो ये भी NCERT में जिद दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से विपर्यासी लक्षण पर विचार नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प रंग या लाल सफेद, क्योंकि उन्होंने जो बैंगनी और सफेद पुष्प का यूज किया था, लाल पुष्प का यूज नहीं किया था। ये जेनेटिक्स में NCERT में ये टॉपिक दे रखा है। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग का उदाहरण है। तो ये है प्लीओट्रोपी या बहुप्रभाविता का ये एग्जाम्पल होता है। ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये आपको NCERT में भी आपके अच्छे से दे रखा है, साथ में आपको एलन शीट में भी ये मिल जाएगा। तो प्लीओट्रोपी क्या होती है? जब एक जीन के द्वारा बहुत से लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, यानी कई लक्षणों को जब कंट्रोल किया जाता है तो उसको प्लीओट्रोपी कहा जाता है। फेनिल कीटो एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम मुख्यतः बना होता है। ये भी आपके NCERT में दे रखा है और आपका जो ब्रेन वाला जो पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका जो कार्पस कैलोसम मुख्यतः किससे बना होता है? श्वेत द्रव से या व्हाइट मैटर से बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत मिलान वाले जोड़े को पहचाने। तो हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से होता है? लड़ने और भागने हेतु एसियल और पेप्सिनोजन के स्राव का उद्दीपन। और हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये जो हार्मोन वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन को इन्होंने उठाया है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होती है इंसुलिन यानी ग्लूकोज के स्राव को कम करती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन से होता है। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोन यानी ग्लूकोन है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। लड़ने और भागने तो हम जो हार्मोन होते हैं फियर फ्लाइट हार्मोन, जिसे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन या एडिनेलिन का यूज करते हैं वो कैटेकोकैलेनामाइन कहलाते हैं। और एसियल पेप्सिन के स्राव को उद्दीपन करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हार्मोन गैस्ट्रीन होता है, ना कि सेक्रेटिन होता है। सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो जठररस के स्राव को रोकता है और अग्नाशय बाइकार्बोनेट जो आयंस है उनके स्राव को उत्तेजित करता है। तो इसका आंसर 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका NCERT की जो बुक है उससे ही क्वेश्चन आया हुआ है। एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, कितनी पुनर्संयोजन आवृत्ति 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर होती है? तो आपने ये पढ़ा होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर होती है। तो एक पुनर्संयोजन आवृत्ति 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर होती है, यानी 1% होती है। तो इसका आंसर 1% हो जाएगा। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है आपका और ये आपका NCERT में आपको मिल जाएगा। निम्न कथनों पर थैलीसीमिया के लिए विचार कीजिए। ये भी आपको NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में आपको ये मिल जाएगा।
यह संतान में तब संचारित होता है जब जनक इस जीन के लिए विसंयुग्मजी होते हैं, बिल्कुल सही है। अल्फा थैलीसीमिया का नियंत्रण गुणसूत्र सेकंड पर स्थित जीन HbA1 व HbA2 द्वारा किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि इसका जो नियंत्रण अल्फा थैलीसीमिया होता है उसका नियंत्रण गुणसूत्र 16 द्वारा किया जाता है, और जो बीटा थैलीसीमिया होता है उसका नियंत्रण गुणसूत्र 11 के द्वारा किया जाता है। ये ग्लोबिन अणु संश्लेषण की एक मात्रात्मक समस्या है, ये भी सही है, तो इसमें सेकंड गलत हो जाएगा और ए और सी इसमें सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, एलन शीट में भी आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिगुणित रुमेक्स एसिटोसा पादप जिसमें 3x गुणसूत्र हो वो होगा। तो ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप जब एलन शीट पढ़ते हो जिसमें जेनेटिक्स अच्छे से दे रखी है। मैंने आपको बोला था भी कि एलन शीट से पढ़ लेना, या पीके गुप्ता की जेनेटिक्स वाली बुक आती है उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसमें ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्राइप्लोइड प्लांट होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, उसमें कितने ऑटो उसमें 3A सेट हो जाते हैं, और ये जब इसका हम लिंग धारण निकालते हैं, इनका जो सेट का अनुपात निकालते हैं वो x/a जो इसका सूत्र होता है उसके द्वारा निकालते हैं। तो 3x गुणसूत्र हो गए, ठीक है, और 3 ही इसमें ऑटोसोम गुणसूत्र हो गए, तो बराबर अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 का मतलब क्या होता है, फीमेल होती है। जैसे 0.5 का मतलब मेल होता है, और 0.5 से 1 के बीच में जितने भी आते हैं वो सुपर मेल हो जाते हैं, और जैसे 1 है उसका मतलब फीमेल होता है, फीमेल 1.5 है वो सुपर फीमेल हो जाती है। तो इसको अपन इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं कि मेल है या फीमेल है या सुपर फीमेल होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समयुग्मजी समान दृष्टि जीन वाली महिला से होता है तो उनके पुत्र के वर्णांध होने की प्रायिकता होगी। तो उनके वर्णांध होने की पुत्र के वर्णांध होने की प्रायिकता 0% होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछली बार 2025 वाले पेपर में आया था, वहीं से ये बिल्कुल एग्जिट रिपीट हुआ है। क्योंकि जब भी समान दृष्टि जीन वाली महिला होती है, क्योंकि जो महिला होती है वही इसकी कैरियर होती है, वाहक होती है, तो इसके लिए उनकी संभावना कितने परसेंट हो जाएगी, 0%। वर्णांध होने की संभावना 0% हो जाती है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के बैक्यूलोवायरस को एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बैक्यूलोवायरस जो होते हैं वो प्रजाति विशिष्ट होते हैं और गैर लक्षित जीवों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रजाति विशिष्ट होते हैं और गैर लक्षित जीवों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, विच इज स्पेसिफिक विथ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, इसके लिए इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, राजस्थान के औषधीय पौधों के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपकी जो इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिथानिया सोमनीफेरा जिसकी जड़ों का हम यूज करते हैं, ठीक है, और कॉम्फेराफाइटी जो गूगल बोलते हैं जिससे इसका गोंद निकलता है। टर्मिला अर्जुना होती है, उसकी छाल का यूज किया जाता है। और बकौपा मेनिरे एक बच गया जिसका संपूर्ण पादप का यूज किया जाता है। तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यूकोसा से संबंधित लिम्फोसाइट ऊतक माल्ट मानव शरीर के कुल लिम्फोसाइट ऊतक के लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाता है, लगभग 50% भाग बनाता है। और एसजिट ये लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन ए जो एक जैव सक्रिय अणु है और अंग प्रत्यारोपण मरीजों में एक प्रतिरक्षा संदमन कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पेलिस्पोरम जो फंजाई होता है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होती है उसका क्लास होती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास होती है, उसका एक सदस्य होता है। तो ये आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये एलन सीट में भी मिल जाएगा, और एनसीईआरटी की बुक में भी शायद ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आपको वहां से भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाथी पांव एलिफेंटिस रोग होता है, उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसको तो हमेशा आप रट लो क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है इससे। तो ये अब की बार क्वेश्चन आया है कि ये बुचेरिया ब्रोंकाफेटी और बुचेरिया मेलाई नामक कृमि परिजीवियों के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, ये परजीवी मादा मच्छर के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। हाँ सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्यूलेक्स मच्छर है, वो मादा क्यूलेक्स का यूज किया जाता है। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर इसको फैलाती है। ये परजीवी कई वर्षों तक बीमार के निचले अंगों की लसिका वाहिनियों में निवास करते हैं। बिल्कुल, ये जिसमें सूजन लसिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, उससे उनमें पैरों में सूजन आ जाती है। ये परजीवी पैरों के मांसपेशियों के ऊतकों में बढ़ते हैं जिससे गंभीर सूजन होती है। ये ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि लसिका तंत्र होता है उसमें गांठें बन जाती है, इसके कारण सूजन है वो बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 कथन सही है, ए बी सी, इसमें जो फोर्थ कथन है वो गलत है।
अगला क्वेश्चन है, चर घातांकी जनसंख्या वृद्धि समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला जो पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें से ये क्वेश्चन को लिया है। और ऐसे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि एज इट इसमें जो है समीकरण पूछ लिया, तो dn अपॉन dt बराबर rn से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलन के नियम में वर्णित अनुकूलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्योंकि एलन के नियम में हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया था एलन का नियम कि जो ठंडे स्थान होते हैं उन पे जो जीव एनिमल्स पाए जाते हैं उनके कान छोटे होते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो ये किस लिए होते हैं, ये वातावरण में ऊष्मा हानि को कम करने के लिए होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है और ये आपको एलन सीट है उसमें अच्छे से मिल जाएगा, या फिर जो पीटी शर्मा वाली बुक है उसमें भी इसमें एडेप्शन दे रखा है, उसमें भी बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एंथीरिया परनाई सामान्यतः कहलाता है। तो ये ओक टसर रेशम कृमि होता है। आप सोचेंगे कहाँ आता है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं एनिमल्स की उसमें है, और यूथ पब्लिकेशन वाली बुक में आपको मिल जाएगा। साथ में आप जब आर्थ्रोपोडा वर्ग पढ़ते हो तो आपको ये एलन शीट में भी ये क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, यानी इस तरह के टॉपिक आपको उसमें भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है। एनमेनेस्टिक अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। इंटरफेरेंस वायरस संक्रमित कोशिका की सुरक्षा करता है। एडेलिन एलर्जी लक्षणों को कम करता है। अर्जित प्रतिरक्षा अवशिष्ट होती है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एनमेनेस्टिक अनुक्रिया होती है उसको द्वितीयक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक के नाम से नहीं जाना जाता है। और इंटरफेरेंस वायरस संक्रमित कोशिका को नहीं, उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं उनको बचाने का काम करते हैं। एडेलिन एलर्जी लक्षणों को कम करता है, तो एलर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए एडेलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अर्जित प्रतिरक्षा है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, अर्जित विशिष्ट नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें थर्ड नंबर है, और ये जो आपके ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है उससे ये क्वेश्चन को लिया है। वह प्रक्रिया जिसमें जल में विलयशील या कार्बनिक पोषक तत्व अपरस से मिट्टी के परतों में चले जाते हैं, वह अनुपलब्ध लवण के रूप में अक्षेपित होते हैं, वह कहलाती है। ये प्रक्रिया अपक्षालन या लीचिंग प्रोसेस ये कहलाती है। ये भी आपको जो इकोलॉजी वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो उसमें ये अच्छे से दे रखा है। अपघटन क्रिया के दौरान जीवाणु और कवकों की क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइमी अपघटन कहते हैं। इसको अपचयन या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस इसको कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी में है और ये दोनों एक ही साथ दिए हुए हैं। ये जो 5 प्रोसेस इसमें होती है, अपचालन, अपचय, खनिजीकरण, विखंडन, ह्यूमिनिफिकेशन, उनमें ही दोनों ये इसकी जो है अच्छे से इसमें दे रखा है। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाई आकार ऊर्जा मॉडल के लिए क्या सत्य है। यह प्रस्तावित करता है कि चारण में अपरदी खाद्य श्रृंखलाएं दोनों पारस्परिक रूप से पृथक होती है। नहीं, ये दोनों के साथ माध्यम के रूप में काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा। यह पारितंत्र की मूल स्तरीय संरचना की पुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। बाई आकार मॉडल की तुलना में एकल चैनल मॉडल ज्यादा यथार्थवादी और व्यवहारिक है, ये गलत है। जबकि बाई आकार मॉडल ज्यादा यथार्थवादी और व्यवहारिक है। इसका आशय है कि सूक्ष्म उपभोक्ता व गृह उपभोक्ता उपापचयी संबंधों में समान होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका आंसर सही है। और ये जो बाई आकार का मॉडल है वो पीडी शर्मा वाली जो बुक है वो उसमें बहुत अच्छे से देखा रखा है, जिसमें इकोलॉजी आपको समझा रखी है। तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया इकोलॉजी वगैरह के लिए पीडी शर्मा की बुक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सुकेंद्रीय और प्राकेंद्रीय दोनों में पाया जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो अंतःक्रिया और परावैद्युत क्रिया, एंडोसाइट और फैगोसाइटिस, ये गलत है, दोनों में नहीं होती है। संबंधित मोटर प्रोटीनों के साथ जटिल कोशिका कंकाल प्रणाली, साइटोस्केलेटल सिस्टम, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। प्रोटीसोम, हाँ, ये दोनों में पाए जाते हैं प्रोटीसोम्स। अर्थसूत्री विभाजन द्वारा आवश्यक लैंगिक प्रजनन, ये भी गलत है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायरिंग मियोसिस, ये भी गलत है क्योंकि ये यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन है जो दोनों में पाया जाता है। ये भी आपको जो एनसीईआरटी है उसमें जो आप पढ़ते हो सेल बायोलॉजी उसमें अच्छे से दे रखा है, जो इनमें डिफरेंस दे रखा है उसमें। अगला क्वेश्चन है, गोजे का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत सर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि प्रजातियां प्राय से अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए तंत्र विकसित करती है। मैकार्थर की फुदकी वार्बलर द्वारा उदाहरण रहित कौन सा तंत्र प्रजातियों को अलग अलग भोजन खोजने का प्रतिरूप चुनकर एक ही आवास में रहने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल क्लियर लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो इकोलॉजी वाला पार्ट अब हम पढ़ती हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ अभी नेट पे, एनसीईआरटी जब पढ़ाई है मैंने यूट्यूब चैनल पर, उसमें
ये सारे जो टॉपिक हैं इकोलॉजी के मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? संसाधन विभाजन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। संख्या पिरामिड खाद्य श्रृंखला का सत्य चित्रण करते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो संख्या पिरामिड कभी सीधे होते हैं, कभी उल्टे होते हैं। तो इस तरह से हम फूड चेन का इससे पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें केवल केवल कथन एक है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो सेल बायोलॉजी आप बीएससी लेवल की बुक से पढ़ते हो उसमें ये अच्छे से दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। लिपिड प्रोटीन्स की तुलना में झिल्ली में गतिशीलता की उच्च डिग्री दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की पार्श्व गतिशीलता अनुप्रस्थ की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल ये भी सही बात है। असंतृप्त बछिया अम्लों की बढ़ी हुई मात्रा प्लाज्मा झिल्ली की तरलता को कम करती है, कम नहीं करती है, तरलता को बढ़ाती है। लिपिड के द्वारा तरलता बढ़ती है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। तो ए और बी इसमें जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दे रखा है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आपको जो बीएससी लेवल की बुक है उसमें से आपको मिलेगा। प्रोकैरियोट कोशिका में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो जिसमें जो सर्कुलर डीएनए हमारा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? उसमें निश्चित जो न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके जो न्यूक्लियस आश्रित होता है इसको क्या बोलते हैं? हम रिड्यूस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके लिए वृत्ताकार डीएनए इसके अंदर ही पाया जाता है। ये आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन से वाहक हाइड्रोजन परमाणुओं को ग्रहण और दान कर सकते हैं? ये जब रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ते हो, जो एनिमल फिजियोलॉजी से ये टॉपिक को उठाया हुआ है, और तो अब उसमें जो क्यूनोन होता है ये आप एलन शीट से भी अच्छे से पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आपको लगता है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरे जो कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रखा है उसमें ये बता रखा है कि परमाणु को ग्रहण और दान कौन करता है, तो वो क्यूनोन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक परिवर्तन प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में परिवर्तित नहीं करता है? ये आपको ये कैंसर वाला टॉपिक से हालांकि ये क्वेश्चन जोड़ के दे दिया इन्होंने। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें है कि ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में परिवर्तित नहीं करता है कौन सी स्ट्रक्चर, ये पूछा है इन्होंने। तो बिंदु परिवर्तन उत्परिवर्तन होगा तो जीन में परिवर्तन होगा। जीन एम्प्लीफिकेशन भी आप करोगे तो भी जीन परिवर्तित हो जाएगा। जीनों को नए स्थान पर स्थानांतरण या पुनर्स्थापन करते हैं तो भी हो जाता है। लेकिन जब अवुर्ध जीन का संदमन करते हैं, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, तो इससे तो ट्यूमर को खत्म करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए ऑन्कोजीन में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि जो ऑन्कोजीन में जब जीन परिवर्तित होता है वो कैंसर का कारण बनता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामित कोशिका मृत्यु के संदर्भ में कौन सा गलत रूप से सम्मिलित है, विच इज इनकरेक्टली मेज फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं। एपो को एमएससी लेवल का क्वेश्चन है। एमएससी लेवल में जब हम पढ़ते हैं ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तब उसमें ये अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसमें रीपर पृष्ठवंशियों में सार्वभौमिक सक्रियक होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। बैक्टीरियोवायरस P35 पीसीडी संदमन करता है। साइटोकाइंस पीसीडी प्रेरण करना। P53 अवरुद्ध दमनकारी या सप्रेशर होता है। तो ये आप जब नेट जेआरएफ के जो नोट्स पढ़ते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका आसंजन की कमी के परिणामस्वरूप कोशिका की घातकता हो सकती है? तो आप जो सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ते हो उसमें एडेंशन वाला टॉपिक पढ़ते हो उसमें है कि जो डेस्मोसोम और कैडरिन होते हैं वो इनकी कमी होती है, आसंजन की कमी होती है तो घातकता उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं सेल वाल के बीच में, तो ये इसका कारण नहीं बनते हैं। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैलीसिपोडन मोलस्क का लक्षण नहीं है? ये आपके जो कॉर्डेट वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आपको एलन शीट में भी मिल जाएगा और बीएससी वाली बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये आपको पूरे लक्षण है जो बाइबॉल भी इसको बोला जाता है, पैलीसिपोडन को जो है उसके लक्षण इसमें पूछे गए हैं। तो मेंटल से व्युत्पन्न श्वास नली उत्सर्जन साइफन की उपस्थिति, उत्सर्जन के लिए 2 जोड़े वृक्क की उपस्थिति, तो ये नहीं होता है क्योंकि इसमें 1 जोड़े वृक्क है नेफ्रिडियस में पाए जाते हैं। रेडुला की अनुपस्थिति निलंबर भोजन पर निर्भरता बिल्कुल सही है। बिल खोदने के लिए प्रयुक्त पार्श्व चपटा पैर, ये भी सही है। इसके जो होते हैं वो प्राणी वो इस तरह से इसमें होते हैं, इस तरह के प्राणी इसमें पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प सूत्र उभयलिंगी संयुक्त दलपुंज चार द्विधर्मी पुंकेसर व उदरवती अंडाशय को दर्शाता है। ये मैंने आपको बार बार सबने पूछा था कि मैम फैमिली कौन सी पढ़नी है, तो मैंने बताया था कि आपको फैमिली नहीं पढ़ती है, नॉर्मल लक्षण जो है प्लांट्स के वो आपको पढ़नी है। फ्लावर फॉर्मूला पढ़ना है, फ्लावर के जो डायग्राम आपको पढ़ना है, तो उसी में से क्वेश्चन को पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पुष्प, तो सबसे पहले तो उभयलिंगी, तो उभयलिंगी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस और ये माइनस इसमें यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन इससे मैच नहीं करते उसको तो गलत कर दो, 2 नंबर गलत हो जाएगा और ये 4 नंबर इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल के लिए दे रखा है, तो 2 तो गलत हो गए। दूसरा पूछा है इसमें संयुक्त दली दलपुंज यानी दल जो है गैमोपेटेलस, कैसा है, गैमोपेटेलस कॉरेला इसमें पूछा है। तो गैमोपेटेलस कॉरेला का हो गया लक्षण, इसमें जो है एंडोशियम से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है 1 में भी है और 4 में भी है, ये भी सही है। अगला है इसमें 4 द्विधर्मी पुंकेसर, तो पुंकेसर 4 8 2+2 इसमें भी है और 4 2+2 इसमें भी है, लेकिन इसमें जॉइंट है, जबकि उसमें जॉइंट नहीं दे रखा है, तो पहले से वैसे ही ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। इसके अलावा एक लास्ट है इसमें उदरवर्ती अंडाशय या सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का जब आप डायग्राम, जब आप फॉर्मूला देखते हो तो आपको पता होगा कि सुपीरियर जो ओवरी होती है उसमें जो ये नीचे आता है, जबकि जो सुपीरियर ओवरी का ऑप्शन होता है ये सुपीरियर ओवरी के लिए इस तरह से व्यक्त करते हैं, तो सुपीरियर ओवरी का ऑप्शन इसमें दोनों में, लेकिन इसमें केवल 4 द्विधर्मी 4 डाइडेनेमस स्टेमन्स पूछे गए हैं, जबकि इसमें ये जो है वो जॉइंट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, मैंने आपको बोला था कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला उनके लक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही से मिलान कीजिए, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो सबको पता है स्यूडोसिलोमेट किस में आता है, निमेटोड्स में आता है, इसको बोलते हैं एसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थेस होता है, स्यूडोसिलोमेट यूसिलोमेट एनेलिडा होता है। तो ए में आ जाएगा आपका 3rd, बी में 1 और सी में 2nd, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सर्पों का नहीं है। ये भी आपको बीएससी वाली बुक में मिल जाएगा, साथ में आप अगर एलन शीट भी पढ़ा हो तो उसमें भी आपको ये अच्छे से दे रखा है। टिम्पेनम अनुपस्थित, बिल्कुल सही है। स्थिर पलक होती है, फिक्स्ड आईलिड्स इसमें होती हैं। कॉडल ऑटोटॉमी प्रेजेंट, ये गलत है, क्योंकि जो कॉडल ऑटोटॉमी है वो छिपकली लिजार्ड में पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि छिपकली पूंछ को काटकर दोबारा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इनमें ये नहीं होता है। बाया फेफड़ा अत्यंत बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 312 है, वो इस तरह की जो चैम्बर व्यवस्था है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैम्स पौधों में शामिल होते हैं। तो हमने 2 प्रकार के पुष्प इसमें पढ़ते हैं हम, क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या होते हैं, जिनमें पुष्पों में फूल नहीं होते हैं, तो शैवाल, ब्रायोफाइट और टायरोफाइट इसके आते हैं, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, वो फेंड्रोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, फेंड्रोगैम्स में आते हैं, तो ये इसका हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑरिक्टोगैलस में एपिडर्मिस की कौन सी परत स्तंभाकार कोशिकाओं की एक पंक्ति से बनी होती है। अगर ऑरिक्टोगैलस किसको बोलते हैं, खरगोश को बोलते हैं। तो अगर किसी ने खरगोश को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो खरगोश के बारे में जो पढ़ा है इसमें आपको बीएससी लेवल की बुक में आपको पूरा मिलेगा। इसमें है कि स्ट्रेटोगेनुसम, स्ट्रेटम लूसीडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटम होता है, उसमें स्तंभाकार कोशिकाओं की एक ही पंक्ति से ये बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडायुज स्तनधारी है, ओबी इसको बोलते हैं, एग लेइंग मेमल या ओबी बेबी पेरस इसको बोला जाता है। तो केवल जो हम पढ़ते हैं, जो हम एनिमल टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो एकेडना होते हैं, ये जो होते हैं एकेडना, जिसे प्लेटीपस भी कहा जाता है, ये ओबी पेरस होता है। निम्नलिखित में से किस स्कूल में अपरिदली पुष्प पाए जाते हैं, क्लेमायोडियस फ्लोबर इसमें पाए जाते हैं। तो पाइपरेसी और सेलिकेसी ऐसी होती हैं जिनमें अपरिदली पुष्प पाए जाते हैं। यानी अपरिदली पुष्प कैसे होते हैं, जिनमें दल और बाह्यदल अनुपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को अपरिदली पुष्प कहते हैं। तो इनमें दल और बाह्यदल अनुपस्थित होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, परिदल पाए जाते हैं, जो हम पढ़ते हुए, जैसे काली मिर्च इसका उदाहरण है। तो इस तरह ये इसकी व्यवस्था इसमें पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, प्लांट टैक्सोनॉमी में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उन क्लासिफिकेशन में जो फैमिलीज होती हैं दे रखी हैं अलग क्लासिफिकेशन की, उसमें ये आपको मिलेगा।
तिलचट्टे के शीर्ष में निम्नलिखित कटकों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉकरोच के बारे में पूछा गया है। और जब आप इसकी हेड के बारे में पढ़ते हो तो उसमें पूरी प्लेट्स हैं अलग अलग इसमें दे रखी हैं, क्योंकि इसमें जो हेड में 5 प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स के बारे में इसमें पूछ लिया गया है आपसे। तो ये आपको एनसीईआरटी में भी अच्छे से दे रखा है, इसके अलावा एलन शीट और बीएससी की बुक में भी मिल जाएगा। मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे से इन सब के बना रखे हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दूंगी, पूरे नोट्स के साथ आपको पढ़ा दूंगी। फ्रॉन्स फ्रॉन्स जो होती है वो सबसे होती है, जो अयुग्मित त्रिकोणीय अग्र प्लेट इसको बोला था, जैसे इस तरह से इसकी प्लेट इसमें बनी होती है। फिर एप्रीक्रेनियल प्लेट्स होती हैं, वो जैसे इस तरह से इनमें बाई के आकार के बीच में एक प्लेट होती है, उसको बोला जाता है, तो ये इसका बी हो जाएगा। क्लीपियस होता है वो चौड़ी आयताकार प्लेट होती है, जो ये प्लेट होती है इसके बीच में जो इस तरह से एक चौड़ी आयताकार प्लेट होती है उसको बोलते हैं। और जैने होती हैं जो चिक वाली प्लेट होती है, यानी पार्श्व प्लेट्स होती है, उनको बोला जाता है। तो इस तरह से इसका तिलचट्टे में इस तरह से इस शीर्ष में ये कुछ 5 प्लेट्स इसमें पाई जाती हैं। तो ए में फोर्थ हो जाएगा, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ओबेलिया मेडुसा में सीमांतग्राही अंगों का संख्याव्यय कार्यक्रम से है। तो ओबेलिया मेडुसा जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो सीमांतग्राही अंग होते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट को बोला जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे इसकी ओबेलिया मेडुसा ऐसे होता है, इस ओबेलिया मेडुसा में इस तरह से ये निकले रहते हैं, इस तरह से ये है ना। तो ये 8 होते हैं ओबेलिया मेडुसा में, स्टेटोसिस्ट इनको बोलते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, ये सीमांत अंग है, यानी ये सेप्टर ऑर्गन्स होते हैं और ये जो इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था का काम इसमें करते हैं। जब आप ओबेलिया मेडुसा अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें ये देर मिल जाता है आपको। अगला क्वेश्चन है, कूट खंड विखंडावस्था पाई जाती है, तो स्यूडो मेटामोरिज्म किसमें पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्यूडो मेटामोरिज्म है वो टीनिया में देखने को मिलता है, मतलब इसमें खंड तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविक खंड इसमें होते नहीं है। जबकि जो पोंटावेडला है इसको क्या बोलते हैं, ये एक जौक होती है जो कि एनालिडा का प्राणी है। पेरिप्लिनेटा जिसे हम कॉकरोच बोलते हैं, जो आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। मिलीपीड ये भी आर्थ्रोपोडा का प्राणी होता है। तो ये एनालिडा और जो आर्थ्रोपोडा के प्राणी होने हैं उनमें वास्तविक खंड विवरण पाया जाता है, और इससे पहले में जो सूडो मेटामोरिज्म पाया जाता है, इसके लिए टीनिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजों में एंडोस्पर्म होता है, हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखना, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि पीवाईक्यू भी आप अच्छे से सॉल्व करो, ताकि जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो क्वेश्चन तो आपके कभी गलत नहीं हो। तो हैप्लॉइड इनमें पाया जाता है क्योंकि इनमें जो निषेचन होता है उससे पहले ही एंडोस्पर्म है वो बन जाता है, इसके लिए इनमें हैप्लॉइड प्रकार का होता है। और ये जो आपको बीएससी लेवल का मैटर आप पढ़ते हो प्लांट रिप्रोडक्शन का, उसमें आपको मिल जाएगा। खरगोश मल भक्षण की क्रिया करता है, यानी रैबिट पैरेक्टिस कॉप्रोफोजी। हाँ, खरगोश अपने मल को खाता है, इसे कॉप्रोफेगी भी इसको कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेलुलोज के पूर्ण पाचन के लिए रात्रि के समय उत्पन्न मुलायम मल को खरगोश पुनः खाता है, ये बिल्कुल सही है कि ये अपने मल को रात में पुनः खा जाए, जिसी प्रोसेस को हम कॉप्रोफोजी कहा कहते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या इसमें करता है। तो खरगोश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें इसमें रैबिट वाले पोर्शन में आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, केचुए के परिसंचरण तंत्र को लेकर, केचुए के परिसंचरण कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य जाल रुधिर को अधर वाहिनी में भेजता है, एक्सटर्नल प्लक्सिस पॉसेस ब्लड टू वेंट्रल वेसल्स। तो ये गलत होता है, क्योंकि ये जो जाल सबसे पहले जो रुधिर भेजा जाता है वो डोर्सल वेंट्रल में भेजा जाता है, क्योंकि डोर्सल वेसल्स जो होती है इसकी सबसे बड़ी होती है। इसकी ये जो हम देते हैं ना कैचुए पर, जो पूरी लंबी धारी होती है वो कैसी होती है, डोर्सल वेसल्स होती है। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो डोर्सल वेसल्स में ही आता है। पृष्ठ वाहिनी सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी है, बिल्कुल सही है। अधर वाहिनी में रुधिर पीछे से आगे की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि जो डोर्सल वेसल होती है उसमें रुधिर पीछे से आगे की ओर आता है, जबकि जो वेंट्रल वेसल होती है उसमें रुधिर आगे से पीछे की ओर जाता है। तो ये भी गलत है, ये आपको एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दे रखा है, मिल जाएगा, एलन शीट में भी आपको मिल जाएगा। तो केवल बी कथन है वो इसका सही है। बस आपको यही कंडीशन है कि आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से सबके नोट्स आपको बनाने होंगे और बार बार रिवाइज करने होंगे, तो ही आप ऐसे एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। बीजाणुउद्भिद की कायिक कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद के विकास को कहा जाता है एपोस्पोरी, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपबीजाणुता कहते हैं। कि जो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट होती है उससे जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसे एपोस्पोरी कहते हैं। और ये जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसमें बहुत अच्छे से ये एमसीक्यू में क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा आप एलन शीट पढ़ते हो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज के किस गण में क्लैप कनेक्शन उपस्थित होते हैं। तो ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसके जो गण होते हैं उनमें जो यूरिडेनिलीज कण है उसमें ये क्लैम्प कनेक्शन अनुपस्थित होते हैं। एलन शीट में ये बहुत अच्छे से दे रखा है।
इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप बार बार आप साथ साथ प्रैक्टिस करो। जो मैं बता पढ़ती थी वो ही मैंने आपको इसमें बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन ट्राइस्पोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो सेक्स हार्मोन ट्राइस्पोरिक एसिड है वो म्यूकर में पाया जाता है। जब आप फंजाई पढ़ते हो बीएससी लेवल पे तो आपको ये इसमें ये सारे पढ़ने को मिलते हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक का भी आप अच्छे से देख लोगे तो उसमें भी आपको ये आंसर आराम से मिल जाएगा। अगला है, मार्केंशिया में कायिक प्रजनन होता है। माइक्रेंशिया जो होती है, जो एक ब्रायोफाइट का सदस्य है, और ये आप जो बीएससी लेवल पे जब आप पढ़ते हो इसमें तो अच्छे से तो आपको मिल जाएगा। यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी आप पढ़ोगे एमसीक्यू तो भी आपको ये अच्छे से हो जाएगा। तो अपस्थानिक शाखाओं द्वारा और जैमा कप द्वारा ये दोनों के द्वारा ये होता है, तो दोनों ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्लेसेंटा में बिलाई ब्लास्टोसिस्ट के मध्य भाग के चारों ओर पट्टी के रूप में पाई जाती है। यानी जो बिलाई होते हैं वो इस तरह से एक पट्टी बना लेते हैं, प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। और ये प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? जॉनेरी प्लेसेंटा इसको बोला जाता है। और ये किस में पाया जाता है? जो मांसाहारी प्राणियों में मुख्य रूप से ये पाया जाता है, यानी जो डॉग है, कैट है, उनमें ये पाया जाता है। ये एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी जो बीएससी लेवल पे आपके एम्ब्रियोलॉजी दे रखी है उसमें से ये पूछा गया है। कीटों में बिटेलिरियम है। यानी बिटेलिरियम क्या होता है कीटों में? कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जब उनमें ओवेरी में जो एग बनते हैं, जो ओवेरी से जो एग है वो आगे ऊसाइड में जब जाते हैं तो उस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ही बिटेलिरियम बोलते हैं। तो अंडक युक्त अंडाशय को बोलते हैं। पार्ट ऑफ ओवेरियल कंटेनिंग oocytes, इसी को क्या बोलते हैं? बिटेलिरियम इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको जब आप बीएससी लेवल पे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो तब आपको ये मिल जाता है, या फिर आप कॉकरोच पढ़ोगे उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू देवदारू ग्राउंड पाइन होता है। जो टेरिडोफाइट के बारे में इसमें पूछा है आपसे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो लाइकोपेडियम होता है, उसको भू दारू देवदारू या ग्राउंड पाइन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा ऊतकों के पुनर्विन्यास द्वारा होने वाले पुनरुद्भवन को, जिसमें बहुत कम नए ऊतक बनते हैं, को कहते हैं? इसको कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस इसको कहते हैं। क्योंकि जो आप रीजनरेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें जो दो क्रियाएं होती हैं, या तो एपिमॉर्फोसिस होता है या मॉर्फोलेक्सिस होता है। एपिमॉर्फिस जो क्रिया होती है उसमें ब्लास्टेमा बनता है, जिससे उसे पूरे अंग से नए टिश्यू का निर्माण होता है और उससे अंगों का निर्माण होता है। जबकि जो दूसरी क्रिया होती है वो मॉर्फोलेक्सिस होती है, जिसमें बहुत कम नए ऊतक बनते हैं, कोई एक निश्चित स्थान पर ही ऊतकों का निर्माण होता है। इस क्रिया को मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। तो ये रीजनरेशन वाला जो टॉपिक है उससे इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो इस तरह से आपके पूरे जो भी क्वेश्चन थे आपके इस बार आए थे, मैंने जो भी ढूंढ ढूंढ के, जहाँ से भी मेरे को बीएससी एमएससी का मैटर मेरे पास था, और जितना मुझे समझ में, जितना मैंने समझ के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस को निकाल के मैंने आपको आंसर बता दिए। अगर कोई एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत भी निकल जाए तो प्लीज़ ये आप कमेंट ये मत करना कि ये गलत है वो गलत है। आरपीएससी के आंसर की से आप एक बार मिला लेना। मैंने पूरी तरह से इस कोशिश की है कि आपको अच्छे से इसको समझाऊं, अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूं, साथ में अच्छे से आपको ये भी बता दूं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा अब बायोलॉजी के लिए आपको कौन सी बुक पीजी के लिए, कौन सी बीएससी लेवल के लिए पढ़नी है, ये सारी जो है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इसके लिए पूरी एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को अब आगे क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक को पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं जब आप अधिक से अधिक शेयर करते हो, लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो क्या हमें भी मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमने जो मेहनत की है वो भी उसमें भी थोड़ा सा सफलता मिली है। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।